थैंक यू थैंक यू। अच्छा, हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल शांत हो जाएंगे। अरे भव्यांश, थैंक यू भव्यांश, थैंक यू सो मच आने के लिए। चलिए, अच्छा बेटा आप बिल्कुल शांत हो जाते हैं। बेटा कह रहे हैं ईएम वेव विद शॉर्टेस्ट वेवलेंथ अमंग द फॉलोइंग। बेटा कौन सी है? जी एक्स यू वी आई एम आर, जी एक्स यू वी आई एम आर, जी एक्स यू वी आई एम आर। गामा की कौन सी होती है? मिनिमम वेवलेंथ। क्या ये बात याद आ गई है? कोई दिक्कत की बात? भाई मैं तो भाई फिर से कर लेता हूं भाई प्रैक्टिस। रेडियो जो होते हैं ना बेटा, दादाजी के जमाने का रेडियो 10 सेंटीमीटर से बड़े बड़े, 10 सेंटीमीटर से, तो वेवलेंथ जो होती है 0.1 मीटर से बड़ी, 0.1 मीटर से। क्या ये बातें याद आ गई हैं? गामा, गामा कैसा होता है? A3 टाइप का। तो 10⁻⁻³ ये तो मिनिमम वेवलेंथ है, इससे कम कम होगी, 10⁻³ नैनोमीटर से छोटी छोटी। और वैसे भी सोचो HC बाय लेमडा से अगर कंपेयर करें तो HC होता है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और गामा की जो एनर्जी होती थी MEV में। MEV में कब बनेगी? 10⁻6 में कब बनेगी? जब लेमडा 10⁻³ टाइप का हो। कह दो आगे। और 400 से 700 नैनोमीटर, जिसको अगर विजिबल लाइट की नहीं मालूम हो वेवलेंथ, 400 से 700 नैनोमीटर, उसकी आंखें निकाल लेनी चाहिए। उसकी क्या करनी चाहिए? आंखें निकाल लेनी चाहिए। अब एक्सरेज क्या होती है? बहुत छोटी छोटी भाई, तभी तो अपने मतलब ज्यादा एक्सरे नहीं कराते, नहीं तो भाई पंगा कर देती, टिश्यू विश्यू को खत्म कर देती भाई, कुछ पंगा कर सकती। तो एक्सरेज जो होती है, अच्छा गामा किसके लिए यूज करते हैं? वो कैंसर सेल को मारने के लिए। किसके मारने के लिए? कैंसर सेल को मारने के लिए। ये हाथ यूज करते हैं निष्ठा को मारने के लिए। तो बेटा देखो एक्सरेज, एक्सरेज जो होती है 10, अब देखो 10⁻³ नैनोमीटर से छोटी है, जो 10⁻³ नैनोमीटर से बड़ी होगी, और नैनोमीटर से छोटी छोटी, नैनोमीटर तक की होती है बस, खाली नैनोमीटर तक की। अब 1 नैनोमीटर तक तो यही है, तो 1 नैनोमीटर से अल्ट्रावायलेट आई, और 400 के बाद ये, तो 1 से 400 तक, 1 से 400 तक। और इंफ्रारेड, अब 700 तक तो यही, तो 700 नैनोमीटर से आएगी, 700 नैनोमीटर से आएगी, से 1। और बेटा आई जो होता है ना वो 1 mm थिकनेस तक का होता है, तो 1 mm आएगा यहाँ पे। अब 1 mm से चालू होगी माइक्रोवेव, और रेडियो वेव 0.1 मीटर से आगे आगे, तो ये 1 mm से 0.1 मीटर तक आएगी। बस सारा याद हो गया भाई अपने को। ओके, एंगुलर स्पीड ऑफ द व्हील ऑफ अ व्हीकल इज इंक्रीज्ड from 360 rpm to 1200 rpm in 14 seconds. Angular acceleration, angular acceleration होता है change in angular velocity per unit time, change in angular velocity। अब एंगुलर वेलोसिटी बड़ी कितनी है? 1200 माइनस 360, 1200 माइनस 360। देखो जैसे भी आप मतलब सब्ट्रैक्ट कर लो, आपका मन हो पहले 400 सब्ट्रैक्ट कर लो, करना तो 360 था, 40 ऐड कर लेना, तो 840 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 840 आरपीएम से बढ़ गई। इतने रेवोल्यूशन हो रहे हैं पर मिनट, इतने रेवोल्यूशन हो रहे हैं पर मिनट, तो पर सेकंड कितने हो जाएंगे? अपॉन 60। इतने रेवोल्यूशन पर सेकंड, तो एंगल कितना घूमेगा पर सेकंड? एक रेवोल्यूशन में 2 पाई, तो इतने रेवोल्यूशन में इंटू 2 पाई। क्या दो आ गया? तो ये क्या आ गई बेटा? ये क्या आ गई बेटा? ये आ गई चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इन 14 सेकंड्स। तो एक सेकंड में क्या चेंज आएगा? अपॉन 14, 14 6 84। मालूम है बात? अरे हाँ ना बोलो यार, ठाए ठाए। तो ये क्या आ गया? 2 पाई एंगुलर एक्सेलरेशन, 2 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, जब गामा डीके होती तो ना मास नंबर चेंज होता है ना एटॉमिक नंबर चेंज होता है। अल्फा डीके होती है तो 2He4 निकलता है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। एटॉमिक नंबर 2 से चेंज होता है, मास नंबर 4 से चेंज होता है। बेटा आप मेरी बात सुन नहीं रहे दोस्तों, आप लोग बातें कर रहे हो आपस में। आज तो पेपर लेके आए होगे ना यार, आज तो पेपर हुआ है। और भाई देखो कल सतीश सर की क्लास में चुपचाप से आ जाएंगे भाई, सुबह वाले बैच वाले बच्चे, शाम वाले भी। हाँ, तो जो गामा रेडिएशन होते तो ना मास नंबर चेंज होता है ना एटॉमिक नंबर। अल्फा डीके होती है तो मास नंबर एटॉमिक नंबर दोनों चेंज होते हैं। बीटा डीके, बेटा अल्फा डीके होती है तब जब मास नंबर क्या होता है? बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा बड़ा न्यूक्लियस होता है हेमा। जब मास नंबर क्या होता है? बहुत बड़ा, 210 या उससे बड़ा हो, तब जाके अल्फा डीके होती है। एक पूरा का पूरा चंक न्यूक्लियस का निकल जाता है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का एक अल्फा पार्टिकल निकल जाता है। और बीटा डीके में क्या होता है? जब N/P रेशियो गड़बड़ाया होता है, अगर न्यूट्रॉन ज्यादा होंगे तो प्रोटॉन में कन्वर्ट होंगे, साथ में इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होंगे, साथ में पॉजिट्रॉन, या तो बीटा माइनस डीके या बीटा प्लस डीके। लेकिन लेकिन इस प्रोसेस में होता क्या है?
न्यूट्रॉन या तो प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, प्रोटॉन या तो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो मास नंबर नहीं बदल रहा है भाई। लोकपाल साड़ी पहन के आगे बैठ गया, तब भी बच्चे उतने के उतने ही। हाँ, लड़के कम हो गए लेकिन बच्चे उतने के उतने, स्टूडेंट्स वही के वही हैं, स्टूडेंट्स वही के वही हैं, ठीक है। तो मास नंबर चेंज नहीं होता है, एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता गामा डीके में। गामा डीके कब होती है? गामा डीके तब होती है, कौन सी डीके? गामा डीके तब होती है जब न्यूक्लियॉन्स एक्साइटेड स्टेट में होती है। अल्फा डीके के बाद, बीटा डीके के बाद, फिजन या फ्यूजन के बाद। अल्फा डीके होती है बड़े न्यूक्लियस में, बीटा डीके होती है जब n/p रेशियो गड़बड़ाया होता है। कह रहे ईएमएफ कितना है? अबे नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है ईएमएफ माइनस d∅dt, है ना। इस टाइम पे ईएमएफ का मैग्नीट्यूड बताने, बता लोगे? माइनस d∅dt, माइनस d∅dt क्या आ जाएगा? 10t+3, 10t+3, खत्म, खल्लास हो जाएगा। नेक्स्ट, टू कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट इंटरफेयर एंड प्रोड्यूस फ्रिंज पैटर्न ऑन अ स्क्रीन। कह रहे दो कोहेरेंट सोर्स हैं लाइट के। अच्छा, ये 10t+3 है, फोर्थ से कह रहे एट दी फोर्थ सेकेंड, मतलब एट t इक्वल टू 4 सेकेंड कहना चाहिए था, लैंग्वेज थोड़ी सी गड़बड़ाई, माफ कर देंगे। तो 4 सेकेंड पे क्या आ रहा है? 43, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 2। ऐसा लगा कि क्लास से बाहर निकला है, कोई बाहर गया क्लास से? कौन? चलो कोई बात। हाँ बेटा बताएं क्या? फोर्थ सेकेंड ना बेटा, एक ना पीरियड होगा, फोर्थ सेकेंड होता है 3 से 4 तक। मतलब आप मेरी बात समझे ध्यान से, ये लैंग्वेज थोड़ी सी गड़बड़ाई आई है। तो अगर आप, अच्छा आपने फिर 3 सेकेंड्स पे निकाल दिया, फिर आपने दोनों को ऐड करके उसका एवरेज ले लिया। पहले 4 सेकंड पे निकाला 43, ठीक है, फिर 33, क्यों? अरे बेटा ये तो बकवास बात है, चेंज इन ईएमएफ थोड़ी ना पूछा इन दी फोर्थ सेकंड, चेंज इन ईएमएफ पूछा इन दी फोर्थ सेकंड, माइनस तो करना बहुत पाप है। हाँ मैं ये समझ रहा हूं कि लैंग्वेज गड़बड़ाई आई है, पर यही लैंग्वेज तो नीट के क्वेश्चन में आई थी, तो नीट का ही क्वेश्चन है, बोनस नहीं दिया उन्होंने। हाँ मैं मान रहा हूं ये गलत है लैंग्वेज, पर यही तो नीट के पेपर में लैंग्वेज आई थी। अब बेटा सोचो ना, आपको अगर अगर आपको लग रहा था ना, मैं आपको बताता हूं कि मैं अगर आपकी जगह होता, मैं गलती भी करता तो क्या करता? मैं करता 3 सेकंड पे ईएमएफ निकालता, 4 सेकंड पे निकाल, 4 सेकंड का मतलब होता है 3 से 4, मैं उसके बीच में फिर एवरेज वैल्यू निकाल लेता कि एवरेज वैल्यू क्या रही, और एवरेज आंसर होती नहीं तो मैं समझ जाता इन लोगों ने बाई चांस गलती कर रखी। 38 आंसर है ही नहीं, 38 ऑप्शन है ही नहीं, तो मैं समझ जाता कि भाई ये 4 सेकंड्स पे पूछ रहा है। हाँ मैं जान रहा हूं ये गलत है, पर बेटा अगर ये गलती नीट एग्जाम में आई और बोनस नहीं मिला तो हमको तैयारी होनी चाहिए। हालांकि मैं फिर से आपको ये बता रहा हूं, आज की डेट में अब ऐसी कंडीशन आ चुकी है, गलती करना अब अलाउड है नहीं, बोनस बहुत झड़के से मिल जाते हैं, मतलब आप ऐसी गलती पे, मतलब ऐसी गलती एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब मतलब सोशल मीडिया बहुत ज्यादा हावी रहता है ना, पंगा हो जाता है भाई। चलिए तो अभी काम की बात पे आगे बढ़ते हैं, खाली में गलती कर दी बेवकूफ। नेक्स्ट, टू कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट इंटरफेयर एंड प्रोड्यूस फ्रिंज पैटर्न ऑन अ स्क्रीन, द सेंट्रल मैक्सिमम फॉर सेंट्रल मैक्सिमम फेज डिफरेंस, सेंट्रल मैक्सिमम पे फेज डिफरेंस 0 होता है, पहले मैक्सिमा पे 2 पाई होता है, दूसरे पे 4 पाई होता है, तीसरे पे 6 पाई होता है, चौथे पे 8 पाई होता है, पांचवें पे 10 पाई होता है, nth मैक्सिमा पे 2n पाई आता है, nth मैक्सिमा पे, और पहले मिनिमा पे क्या आता है? पाई, दूसरे पे क्या आता है? दूसरे पे क्या आता है? 3 पाई, तीसरे पे क्या आता है? 5 पाई, 2n-1 पाई, क्या आता है बेटा? 2n-1 पाई। nth मिनिमा पे पाथ डिफरेंस क्या आता है? 2n-1 पाई। nth मिनिमा पे उत्कर्ष, nth मिनिमा पे पाथ डिफरेंस क्या आता है? 2n-1 पाई। आगे भाई, आगे भाई। अच्छा मैक्सिमा और मिनिमा पे पाथ डिफरेंस क्या होते थे? nth मैक्सिमा पे n लैम्डा, और nth मिनिमा पे क्या आता था? 2n-1 लैम्डा बाई 2, n माइनस हाफ लैम्डा, कहां आता था? n माइनस हाफ लैम्डा। अब पिछले पेपर में क्या पूछा था? मिनिमा का पाथ डिफरेंस, मिनिमा पे, पांचवें मिनिमा पे पूछा था 4.5 लैम्डा, याद है? अब यहां पे फेज डिफरेंस पूछ लिया, वो भी किस पे? सेंट्रल मैक्सिमा पे, कतई लल्लू। नेक्स्ट,
The length of string of a musical instrument is 90 centimeter and has a fundamental frequency of 120 hertz. Where should it be pressed to produce a fundamental frequency of 180? फ्रीक्वेंसी को 120 से 180 करना है, 1.5 टाइम्स करना है। क्या करना है? सोचो लेंथ को क्या कर दे ताकि फ्रीक्वेंसी 1/1.5 टाइम्स हो जाए। बेटा ये स्ट्रिंग है ना, गिटार की स्ट्रिंग, यहां से दबाया तो जितना पास से दबाते जाओ, पहले ऐसे दबाया तो डन टन टन टन, तो जितना पास से है उतनी फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाती, उतनी फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाती। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा हूं, V/12 लेंथ को कम करके फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है। फ्रीक्वेंसी चाहिए 1.5 टाइम्स, तो लेंथ करनी पड़ेगी 2/3, क्योंकि नीचे आ रही तो ही 3/2 बन पाएगा। तो लेंथ को 2/3 करना है, 90 का 2/3, 90 का थर्ड 1/3 क्या होता है बेटा? 30 का डबल 60। क्या दो आ गया यार? कतई लल्लू क्वेश्चन है भैया, कतई लल्लू क्वेश्चन है भैया। क्या दो आ गया? नेक्स्ट, if the critical angle for TIR from a medium to vacuum is 45 degree, then velocity of light in the medium is। अरे भाई अगर क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री है, अच्छा एक बात बताओ, क्रिटिकल एंगल अगर 45 डिग्री है, हेलो दोस्त, क्रिटिकल एंगल अगर 45 डिग्री है तो पोलराइजिंग एंगल क्या होगा? साइन थीटा सी 1/μ और tan IP इक्वल टू म्यू। याद आ गया? tan IP इक्वल टू म्यू, साइन थीटा सी था 1/μ। तो बेटा अगर यहां दे रखा है 45, तो साइन 45 ये हो गया क्रिटिकल एंगल। अब साइन 45 1/√2 और ये होता है 1/μ। बहुत ही शानदार तरीके से म्यू निकालते हुए भैया हम √2, बहुत बढ़िया, बहुत। अब tan I इक्वल टू म्यू, तो tan I हो जाएगा √2, I हो जाएगा tan इनवर्स √2, I क्या हो जाएगा? tan इनवर्स √2। शंपा चतुर्वेदी, समझ में आ गया? शंपा इज अ गुड गर्ल। नेक्स्ट, तो बेटा अब यहां पर म्यू आ गया, म्यू क्या आ गया? √2। तो वेलोसिटी क्या होती है बेटा? वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है मीडियम में? c/μ। अबे यार बहुत ही झंडू क्वेश्चन है। अब अगले क्वेश्चन में पूछा है, बताइए पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास कहां आता है भैया? m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, और y कोऑर्डिनेट कहां आता है? m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। क्या तो आ गया? m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, और y कोऑर्डिनेट कहां था? m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। या पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या था? m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। क्या एक बार पहले भी क्वेश्चन पूछ चुके हैं? अरे दूसरी बार फिर पूछ रहे हैं, और ये भी नीट का आया हुआ क्वेश्चन है। m और यहां पर भी m, ये कहां पे है? 2 पे, 2,0 पे, मतलब 2i कैप। इसका पोजीशन वेक्टर हो गया 2i कैप, इसका हो गया 2j कैप। तो m 2i कैप प्लस m 2j कैप, m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2, 2m2 कट जाएगा, i कैप प्लस j कैप। एक 2m है, क्या है? मास 3 है। ओ यार वो फोटो मैंने 2 देखे, मैं सॉल्व कर रहा हूं भाई, मैं तीसरा भी है ओरिजिन पे, सॉरी। तो प्लस m इंटू 0 अपॉन क्या आ जाएगा? 3m अपॉन क्या आ जाएगा? अच्छा तो कितना आ जाएगा बेटा? m कट जाएगा, 2i कैप प्लस 2j कैप बाय 3। बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले वाले में। अब देखो ये, अब आप कहोगे फोटो खराब आई है, तो फोटो खराब यही नीट में भी आई। तो मेरा धर्म है आपको ये बता देना कि भाई आप तैयारी नीट की कर रहे हो। भाई ये एग्जैक्ट फोटो ली गई है, वही फोटो है जो नीट वालों ने दी है, आप चेक कर सकते हैं पीवाईक्यू में। ये 2 किलोग्राम, ये 10 किलोग्राम, ये 2 किलोग्राम का पत्थर है, ये 10 किलोग्राम का पत्थर है। बहुत ही शानदार। म्यू दे रखा है 0.2। मेरे हिसाब से आप पहिए नहीं लगाने चाहिए थे, मेरे हिसाब से आप पहिए लगा के देना गलत बात थी, लेकिन कोई बात नहीं, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, आपने भी म्यू नहीं लगाया होगा। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.05, 0.05 इंटू 100 हो गया 5, सही बात है। और 2g क्या हो गया? 20, 20 हो गया नीचे को, तो एक्सेलरेशन है 20 माइनस टी प्लस टी, 20 माइनस टी प्लस टी माइनस 5, 15।
इज इक्वल्स टू 12a। तो a क्या आ जाएगा 15/12, 3 5 15, 3 4 12, 5/4, 1.25। ओके नेक्स्ट। अगला बेटा जिसको ये, यस सर, क्या फिर से बता दो, बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने बकवास क्वेश्चन दोबारा पूछ लिया है। हाँ ये देखिए, ताली बजाने के लिए हमेशा तैयार हैं हमारे यहां पे। 2 kg, 10 kg, बहुत ही शानदार। 10 kg नॉर्मल हो गया 100, म्यू क्या 0.05, 0.05 इंटू 100 क्या हो जाएगा 5, 2g 20, टेंशन टी, टेंशन टी। अरे यार म्यू एन होता है ना काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू के एन क्या होता है, बस एम जी माइनस टी प्लस टी माइनस 5 आ गया, इज इक्वल टू m1 प्लस m2 है, इज इक्वल टू m1 प्लस m2 है। रोहित आपकी बेटा मम्मी बुला रही नीचे यार, पर मेरे को बाय करके जाओ, स्माइल करके आओ, अब परेशान मत हो ना तुम। इनके लिए भी क्लैपिंग करेंगे बहुत जोरदार तरीके से, बाल बनाते हुए जा रहे हैं, बहुत शानदार, मस्त रहना है बस। आइए देखिए, अरे लोकेश पांडे माय डियर फ्रेंड, हाँ ये देखिए। अच्छा बस 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 बस, ऐसे घमंड हो जाएगा, उसको पता लगा रोज ही छुट्टी कर लेगा भाई, क्या छुट्टी कर रहा हो, ताली बज रही भाई मेरे लिए, उसको अकल तो है नहीं, घर जाके बताएगा पापा मेरे लिए ताली बजी आज क्लास में। सिक्स ओम, 4 ओम, 8 ओम, 8 4 12, ये क्या है 6। अच्छा सुन लो यार, हेलो तकरीबन ये 12, ये 12/2 इक्विवेलेंट क्या है 12/3 मतलब 4, 4 4 8 8 8 16। बहुत शानदार तरीके से बकवास क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट, एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन 1 माइनस T2/T1 इंटू 100, 1 माइनस T2/T1, 1 माइनस, देखो बबुआ, एक होता है इंजन और दूसरा होता है रेफ्रिजरेटर, एक होता है इंजन दूसरा होता है, एक होता है उसमें सोर्स और दूसरे को बोलते हैं सिंक। अरे गरिमा पांडे पुत्र, बेटा गरिमा पांडे मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, ये सोर्स है ज्यादा टेम्परेचर पे, अरे पीछे वालों बेटा प्लीज बात नहीं करो, प्लीज बात नहीं करो, कसम होगी बेटा आप लोग बात नहीं करेंगे ना। हाँ ये T1 टेम्परेचर है, ये इंजन है, Q1 हीट आई, Q1 हीट आई, W वर्क किया और Q2 फेंक दी। बोलो Q1 हीट आई, W वर्क किया और Q2 फेंक दी। Q2 के धुआं, Q2 के जो वेस्ट हो गई, जो जिसके कारण इंजन इनएफिशिएंट है। तो Q1 हीट आई, W वर्क किया और Q2 फेंक दी। Q1 होता है T1 डेल्टा एस, बहुत ही शानदार, Q2 होता है T2 डेल्टा एस, बहुत ही शानदार, और एफिशिएंसी क्या होती है, Q1 हीट आई तो W वर्क हुआ, Q1 हीट आई तो W वर्क हुआ, 1 हीट आएगी तो कितना वर्क होगा, W बाय Q1, ये होती है फ्रैक्शनल एफिशिएंसी। ये कौन सी एफिशिएंसी है, परसेंटेज निकालनी तो इनटू 100, तो ईटा क्या आ जाएगा, W क्या है Q1 माइनस Q2, T1 माइनस T2 डेल्टा एस अपॉन T1 इंटू 100, तो 1 माइनस T2 बाय T1 इंटू 100, 1 माइनस T2 बाय T1 इंटू 100, तो T2 पे भी डिपेंडेंट है और T1 पे भी डिपेंडेंट है, 1 माइनस T2 बाय T1 इंटू 100, 1 माइनस T2 बाय T1 इंटू 100, अरे 1 माइनस T2 बाय T1 इंटू 100, 1 माइनस T2 बाय T1 इंटू 100, 1 माइनस, भाई मेरे को तो याद है बिल्कुल पक्के से, कैसे याद है, ओके ओके, कल आएंगे धो के, आइए देखिए, बस बस ऐसे घमंड हो जाता है। हाँ फालतू बातों में जो तुमको वाह निकल रही है, पढ़ाई में तुम्हारी कोई वाह नहीं निकलती। अच्छा पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस कब कहते हैं, जब पी वाला हायर पोटेंशियल पे होगा और एन वाला लोअर पे,
तो हायर वाला कौन सा है? 0, और ये क्या है? -3। कह दो आ गया यार। फोर्थ वाले में फॉरवर्ड बायस्ड है। फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन लेयर क्या हो जाती है? थिन हो जाती है, और रिवर्स बायस में डिप्लीशन लेयर क्या हो जाती है? थिक हो जाती है। करंट कितना आएगा? अबे टोटल ईएमएफ क्या हो गया? 2 4 सेम डायरेक्शन में मूव करके खड़े, अपोजिट सेम, तो 6 हो गया ईएमएफ, और रेजिस्टेंस कितना है? 6। करंट क्या आ गया? 1। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज पीरियोडिक। पीरियोडिक कौन सा होता है बेटा जो ए साइन ओमेगा टी, एसएचएम पीरियोडिक। एसएचएम क्या है? पीरियोडिक मोशन। एसएचएम क्या है? पीरियोडिक मोशन। एसएचएम जो है वो एक पीरियोडिक मोशन है। एसएचएम जो है वो एक एसएचएम एक पीरियोडिक मोशन है। एसएचएम एक, और सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम भी एक एसएचएम होता है। तो साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी है सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम, तो वो भी पीरियोडिक। तो ऑप्शन 3। मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ होती है, मीन फ्री पाथ होती है जब एक मॉलिक्यूल चला, कोलिजन हुआ, फिर चला, फिर कोलिजन हुआ, फिर ज्यादा चल के कोलिजन हुआ, फिर थोड़ा सा चल के कोलिजन हुआ, तो इन सब लेंथ का जो एवरेज आता है उसको हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ। उस इन सब का जो एवरेज आता है उसको हम क्या बोलते हैं? मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ होती दो कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस होता है, दो कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं फ्री पाथ, और मीन फ्री पाथ उसका एवरेज लें। प्रियांशु बेटा वहां से खड़े जाओ, तुरंत उठ के आगे आ जाओ। एक तो तुम गधे हो और दूसरा बड़े गधे के साथ बैठे हो। हाँ यहां आके बैठो। पंकज बिठाओ इसको अपने साथ। हाँ चलिए। अच्छा, अब जो मीन फ्री पाथ होती है बेटा, जैसे गैस मॉलिक्यूल्स किसमें होते हैं? रैंडम मोशन में। किसमें होते हैं? मान लो कि यहां पे फर्नीचर नहीं, बिल्कुल सफाचट, बिल्कुल एक हॉल है, क्लीन हॉल, बिल्कुल सफाचट। अब क्या करी? सबकी आंख पे बांधी पट्टी, सब रैंडम मोशन, अपने आप भाग रहे, अपने आप। अब भागेंगे तो क्या होगा? टक्कर होगी। भागेंगे तो क्या होगा? टक्कर होगी। मान लो 2 ही लोग हैं तो जल्दी जल्दी टक्कर होगी, या 10 लोग हैं तो जल्दी टक्कर होगी? 20 होंगे तो और जल्दी टक्कर होगी, और अगर 50 होंगे तो और जल्दी जल्दी टक्कर होंगी। जमशेद चोपड़ा बेटा कभी कभी आता तब तो मेरी बात सुन लो यार, वैसे तो आना ही नहीं तुमने। हाँ तो बेटा मैं कह रहा हूं जल्दी जल्दी टक्कर कब होगी? जितने ज्यादा लोग हैं उतनी जल्दी जल्दी टक्कर, उतनी मीन फ्री पाथ कम हो जाएगी। अच्छा यही सोचो, 2 लोग मेरे ऑफिस में हैं, छोटा सा जो पिद्दी सा ऑफिस है, उसमें अगर आंखें बंद करके एक दूसरे से पागलों की तरह घूम के टकराए तो जल्दी टक्कर होगी, या इस वाले रूम में? ऑफिस में जल्दी जल्दी टक्कर होगी, मीन फ्री पाथ कम हो जाएगी। कम ट्रेवल करने पे ही टक्कर हो जाएगी, कम ट्रेवल करने पे ही। तो जितनी वॉल्यूम ज्यादा होती है उतनी मीन फ्री पाथ ज्यादा होती है, जितनी वॉल्यूम ज्यादा होती है उतनी मीन फ्री पाथ, और जितनी नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे, अगर आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ा दिए, अगर जितने मॉलिक्यूल्स बढ़ाते जाओगे, यहां 10 मॉलिक्यूल्स हैं तो टक्कर जल्दी होंगी, 20 हैं तो और जल्दी होंगी, 30 हैं तो और जल्दी होंगी, 50 हैं तो और जल्दी टक्कर होंगी। मीन फ्री पाथ कम होती चली जाती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ने के साथ साथ। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ने के साथ साथ मीन फ्री पाथ क्या होती है? कम हो जाती है। अच्छा अब सोचो, बिल्कुल पतले पतले बच्चे, बिल्कुल सुंडी टाइप, अगर बिल्कुल पतले हैं तो टकराने की पॉसिबिलिटी क्या रहेगी? कम। पर अगर बिल्कुल हैवी वेट चैंपियन है, इतने मोटे मोटे, तो क्या होगा? टकराने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो जितना डायामीटर मॉलिक्यूल का ज्यादा होगा उतना टकराने की पॉसिबिलिटी ज्यादा। खाली खाली क्या उसके डायमीटर पे डिपेंड करेगा जो टकराने आ रहा है, दूसरा वाला जो जा रहा है उसके भी डायमीटर पे। सोचो अगर ये आ रहा है और दूसरा वाला पतला है तो पॉसिबिलिटी कम है, और दूसरा वाला भी मोटा है, तो दोनों के डायमीटर पे, तो डी स्क्वायर पे डिपेंडेंट होता है। किस पे डिपेंडेंट होता है? तो जो मीन फ्री पाथ आती है दैट इज 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन, 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 1/√2 पाई डी स्क्वायर, 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन, 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन, 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन, 1/√2 पाई डी स्क्वायर। और n क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। n क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, n बाय v। तो बेटा जितनी वॉल्यूम बढ़ेगी उतनी मीन फ्री पाथ बढ़ेगी।
कोई कहेगा कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर डबल कर दिया तो वॉल्यूम डबल हो गई। कांस्टेंट प्रेशर पे पीवी इक्वल टू एनआरटी, प्रेशर कांस्टेंट, एनआर कांस्टेंट, टेम्परेचर को डबल कर दिया वॉल्यूम भी डबल हो गई। सही बात है, बिल्कुल सही बात। वॉल्यूम डबल, मीन फ्री पाथ डबल। वो कहेगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर को डबल कर दिया, कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर को डबल कर दिया, वॉल्यूम डबल हो गई, मीन फ्री पाथ डबल हो गई। तो मीन फ्री पाथ करती है 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन 1/√2 पाई डी स्क्वायर 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन। शदाब गधे, CH डबल के वाई 1/√2 पाई डी। तो नंबर ऑफ मोल्स, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डबल करोगे मीन फ्री पाथ हाफ, डायमीटर डबल करोगे मॉलिक्यूल का मीन फ्री पाथ 1/4। तो डी स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बहुत शानदार तरीके से टिक कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। कह रहे हैं वेवलेंथ बताओ, एक्स का पड़ोसी 2 पाई बाय लैम्डा, टी का पड़ोसी 2 पाई एफ, बस 2 पाई बाय लैम्डा के बराबर करें और वेवलेंथ निकाल सकते हैं आप 2 × 10⁻³ मीटर्स। बहुत ही शानदार तरीके से कर चुके हैं भैया, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त लोकपाल, यूर अ गुड बॉय। बॉय भाई, अरे यंकी आप तो बहुत दिन बाद आई हो क्लास में, रोज आ रहे हो? आइए देखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा हेलो हेलो यार, बातचीत ना करें यार। अंकित पांडे मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा तुम्हें। क्या? कौन पूछ रहे हैं? अबे उससे क्यों पूछ रहे, पागल है वो, तेरे को वो सही बता देगा पागल। उसको बोल दिमाग के डॉक्टर पास जाके मेरे ट्रीटमेंट करा। 14 का आंसर पूछ रहे, शर्म नहीं आ रही? उसको 14 का टेबल आता नहीं, आंसर बताएगा 14 का। चलिए आइए देखिए। हाँ तो बेटा 2 पाई बाय लैम्डा इक्वल टू के कर देंगे और वहां से निकाल लेंगे बेटा 2 × 10⁻³ अगर 1 पॉइंट एफ पे पड़ा है ऑब्जेक्ट तो इमेज कहां बनेगी भैया? बेटा देखो यहां पे कॉन्केव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ एफ है, ऑब्जेक्ट पड़ा है 1.5 एफ पे, तो फोकस से डिस्टेंस क्या आ जाएगा? 0.5 एफ। एक मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज शांत हो जाएं, बहुत मुश्किल हो जा रहा है ना? 0.5 एफ, प्लीज शांत रहे, है ना? हरकत ना पटको ना यार, गंदा बोल देंगे फिर। 0.5 एफ तो f/2, f/2 इंटू x2 बराबर एफ स्क्वायर, तो x2 क्या आ जाएगा? 2f, x2 क्या आ जाएगा? 2f। तो बेटा 2f का मतलब यहां से 2f, तो यहां से क्या हो जाएगा? 3f। अब 3f और -3f दोनों ऑप्शन है, इंसिडेंट रेज इधर को, तो इमेज जो बन रही है इंसिडेंट रेज से अपोजिट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में? सिखाया था ना, बिल्कुल सही किया, -3f। नेक्स्ट हाफ लाइफ। बेटा देखो अब आंसर दिए बैकरल में, बैकरल मतलब धमाके पर सेकंड, डीपीएस, और एक होता है यूनिट क्यूरी, और 1 क्यूरी क्या होता है? 3.7 इंटू 10⁻10 धमाके पर सेकंड। 1 क्यूरी क्या होता है शादाब? 3.7 इंटू 10⁻10 धमाके पर सेकंड, डीपीएस या बैकरल। 1 क्यूरी इज 3.7 इंटू 10⁻10 बैकरल। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन क्या है? कह रहे हैं हाफ लाइफ है 1.4 इंटू 10⁻7, हाफ लाइफ 0.693 बाई टी हाफ, 0.693 को 0.7 कह दिया, टी हाफ 1.4 इंटू 10⁻17, ये हो गया लेमडा। 0.693 बाई टी हाफ, ये आ गया लेमडा, लेमडा एन एक्टिविटी, और एन क्या है? 2 इंटू 10⁻21, ये हो गई एक्टिविटी, और एक्टिविटी क्या निकल के आ रही है? 0.72 जार 21 माइनस 7 10⁻14, ये 17 था तो 10⁻4, 10⁻4। नेक्स्ट, पावर ऑफ अ लेंस इज 10 डायोप्टर, 10 डायोप्टर का मतलब फोकल लेंथ क्या हो गई? 0.1 मीटर। पावर ऑफ अ लेंस इज 10 डायोप्टर मतलब फोकल लेंथ क्या हो गई? 0.1 मीटर, 0.1 मीटर, ठीक है। अब कह रहे हैं देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच साइड इज 10 सेंटीमीटर। अच्छा, रेडियस भी आर है, फोकल लेंथ भी आर है। ऐसा कब होता है? जब म्यू क्या होता है? 1.5, सिखा चुका हूं।
नीट का ही क्वेश्चन दे रहा हूं। जब भी पेपर आपको लगे आसान आ रहे मतलब नीट के क्वेश्चन आ रहे हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा याद दिलाऊं क्या ये ऐसा क्यों होता था? अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है और ये आई रे 1/f, बेटा फॉर्मूला बोल दे म्यू एल अपॉन म्यू एस माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ओके, म्यू एल अपॉन म्यू एस 3/2 अपॉन 1 माइनस 1 1/2। अब 1/r1 इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर को आएगा? पॉजिटिव डायरेक्शन में r, माइनस 1/r2 इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर नेगेटिव डायरेक्शन में 1/r1 माइनस 1/r2, r2 क्या हो जाएगा? माइनस r। तो ये क्या आ जाएगा? 2/r। फोकल लेंथ क्या आ जाएगी? r। क्या आ जाएगी? अच्छा अगर मान लो, अच्छा अगर कॉन्केव होगा और आर आर वाला तो फोकल लेंथ क्या आ जाएगी? माइनस आर। क्या आ जाएगी? म्यू 1.5 होगा, दोनों तरफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर होगा तो फोकल लेंथ क्या आ जाएगी? माइनस आर। चलिए इसके बाद बैरोमीटर इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग अ लिक्विड डेंसिटी 760 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। What would be the height of liquid column when a mercury barometer reads 76 centimeters? क्या बकवास है यार। रो 1 GH1 इक्वल टू रो 2 GH2 कर लेंगे, बस केवल हाइट ऑफ कॉलम को कन्वर्ट करना है। बेटा जो इसकी हाइट है मरकरी की वो कितनी है? 76 सेंटीमीटर, तो 13,600 GH। H कितना है? 76। और इसके लिए क्या होगा? 760 GH। ये H निकालना है, G कटा 10,000, ये घटा 1360 सेंटीमीटर या 13.6 मीटर्स। ठीक, अगला कह रहे अ वायर ऑफ लेंथ एल कैरिंग अ करंट आई एम्पियर इज बेंट टू फॉर्म अ सर्कल, इट्स मैग्नेटिक मोमेंट। बेटा एक बार मैंने स्क्वायर देके पूछ लिया, एक बार मैंने स्क्वायर देके पूछ लिया, अब दूसरी बार सर्कल देके पूछ रहा हूं, क्वेश्चन तो वही है। याद आ गया? एक बार स्क्वायर देके पूछ चुका हूं, तीसरी बार पूछ रहा हूं मैग्नेटिक मोमेंट का क्वेश्चन आप लोगों से, एफएसटीज में तीसरी बार। आइए एल लेंथ की वायर है, बना दिया सर्कल, एल इक्वल टू 2πr। बहुत शानदार तरीके से आप निकाल सकते हैं। आर आर क्या आ गया? L/2π। ओके, अब मैग्नेटिक मोमेंट क्या था? आई ए, एन आई ए होता है। अब ए की टर्न का बना है, वायर ऑफ लेंथ एल मीटर कैरिंग अ करंट आई एम्पियर इज बेंट टू फॉर्म अ सर्कल, आ सर्कल। ठीक है, एन लूप्स नहीं बनाए, खाली एक सर्कल बनाए। तो आई ए क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, एल स्क्वायर बाय 4π स्क्वायर, एक पाई कट जाएगा, तो आई एल स्क्वायर बाय 4π, आई एल स्क्वायर बाय 4π, ऑप्शन 4। अगर कोई कहेगा इसको कह देंगे इसका मैग्नेटिक मोमेंट m था, कितना था मैग्नेटिक मोमेंट? m। हमने इसके n लूप्स बना दी, कितने लूप्स बना दिए? तो बताइए नया मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? m डैश क्या हो जाएगा? पहले क्या था? आई इंटू पाई आर स्क्वायर, पहले क्या था? आई इंटू, अब इसके n टर्न्स बना दी, कितने टर्न्स बना दिए? तो एक एक लूप की जो लेंथ हो गई, एक सर्कल जो हो गया वो 1/n टाइम्स हो गया। अंशिका, एक टर्न जो है वो r/n रेडियस का हो जाएगा। तो बेटा एन आई ए और ए क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा? पहले वाला मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एन। कह दो आ गया यार, m/n। पक्का समझ में आ गया? नहीं आ गया? हाँ ना तो बोल दो। क्या हो गया? आ गया ना यार? अगर कोई कहेगा भैया पहले एक टर्न था, मैग्नेटिक मोमेंट m था, आई इंटू पाई आर स्क्वायर, अब सोचो अगर n टर्न्स बन गए तो एक टर्न की लेंथ तो 1/n टाइम्स हो गई, वो कब होगी? 2πr होती है एक टर्न की लेंथ, जब रेडियस 1/n टाइम्स हो जाए, जब रेडियस 1/n टाइम्स हो जाएगा।
तो आई एन आई ए और एरिया में आर स्क्वायर बाय एन स्क्वायर आ जाएगा, एक कट जाएगा एन, तो क्या आ जाएगा आई पाई आर स्क्वायर बाय एन। अच्छा, लेकिन अगर मान लो एक टर्न था, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बी थी, एन टर्न्स हो गए तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, एन स्क्वायर बी। बेटा ये आंसर वो हैं जो मैं याद होने चाहिए फटाफट से, नहीं तो कम से कम निकालने आने चाहिए। अगर एक टर्न था, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बी थी, अगर एन टर्न्स हो गए तो रेडियस तो आर बाय एन हो गया। एक के कारण मैग्नेटिक फील्ड थी म्यू नॉट आई बाय टू आर। अब अगर एक एन टर्न्स हो गए तो उसके एक टर्न के कारण म्यू नॉट आई बाय टू आर बाय एन, तो एन ये आ गया, और एन टर्न्स हो गए, एक टर्न के कारण इतनी, तो एन टर्न्स के कारण इनटू एन, तो एन स्क्वायर टाइम्स हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, मैग्नेटिक मोमेंट जरूर एम बाय एन हो जाएगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पे आएगी वो एन स्क्वायर टाइम्स आ जाएगी। क्या तो आ गया समझ में यार? हाँ पूनम, आगे समझ में? चलिए बढ़ू आगे। इंद्राशीष समझ में आ रहा है बेटा? आशुतोष तिवारी, हाँ तुहीन बेटा समझ में आ रहा है भाई? कोई दिक्कत नहीं है? और सबुल सैफी बेटा बहुत दिन बाद आना हुआ, सब ठीक ठाक है? ऐसे कभी कभी आते रहो बेटा, लगना चाहिए यहाँ के स्टूडेंट। आ जाओ बेटा, रोज आ जाओ क्लास में, क्या नुकसान हो जाएगा यार। चलिए सुनिए भाई लोग, सुनो, कहां पे आ गए? क्वेश्चन नंबर 22, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड सेपरेशन डी। बेटा कह रहे हैं पहले का कैपेसिटेंस और नहीं सॉरी नया कैपेसिटेंस और पहले कैपेसिटेंस। पहले तो ये डायरेक्टली ऐसे था, बीच में कुछ नहीं था, बाद में डाइलेक्ट्रिक डाला। तो मान लो पहले जब कुछ नहीं था तो ये वाला इसके साथ सीरीज, मान लो इसका सी इसका सी, पहले था सी बाय टू, अब क्या हो जाएगा, इसमें तो फोर डाल दिया, फोर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला, इसका हो जाएगा फोर सी। फोर सी और सी सीरीज में क्या होता है, फोर सी, और फोर सी बाय फोर का इक्विवेलेंट क्या जाएगा, फोर सी बाय फाइव। तो ये क्या आ जाएगा, एट बाय फाइव, रेशियो क्या आ जाएगा, एट बाय फाइव। नहीं आया समझ में? अरे कोई तो हाँ ना बोल दो। फिर से बता रहा हूं, सुन लो बात ध्यान से। नीरज मेरे दोस्त, बेटा पहले जब ये डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो इसका भी सी था, इसका भी सी, सी सी का क्या हो जाएगा, सी बाय टू सीरीज में। अब बाद में क्या किया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फोर वाला डाल दिया, तो सी और फोर सी सीरीज में क्या बन जाएगा, फोर सी, और फोर सी बाय फोर का फोर सी बाय फाइव, सी और सी बाय एन का सी बाय एन प्लस वन, सी और सी बाय एन का सी बाय एन प्लस वन। तो ये क्या आ जाएगा, एट बाय फाइव, एट बाय फाइव। क्या तो आ गया भाई? नेक्स्ट कह रहे हैं वन बाय एन टाइम्स कहां होगा, कितनी डेप्थ पे होगा, अंदर जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, जी एम एक्स बाय आर क्यूब। क्या ये बात याद आ गई है? सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे, विनम्र, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, जी एम एक्स बाय आर क्यूब, जी एम एक्स बाय आर क्यूब। याद आ गई बात, जी एम एक्स बाय आर क्यूब। तो अंदर जो है वो बेटा प्रोपोर्शनल टू एक्स है, अगर जो भी सरफेस पे है उसकी वन बाय एन टाइम्स चाहिए तो बेटा आर के बदले कितने पोजीशन पे जाना पड़ेगा, आर बाय एन पे। तो डेप्थ कितनी हो गई, ये आर है, ये आर बाय एन, डेप्थ कितनी पे जाना पड़ेगा, आर माइनस आर बाय एन पे, आर माइनस। क्या दो आ गया समझ में यार? नहीं आया क्या? कौन सा ऑप्शन, कौन सा क्वेश्चन है ये वाला? नहीं आया क्या समझ में? सेकंड ऑप्शन आप ऐसे भी कह सकते थे कि अगर एन वन होता तो वन बाय वन टाइम्स, मतलब उतनी ही जो सरफेस पे, तो कितनी डेप्थ पे जाना पड़ेगा, जीरो। तो एन इक्वल टू वन के लिए जीरो आना चाहिए, तो भी एक ही ऑप्शन आ जाता। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने।
भैया कह रहे हैं चेंज इन मोमेंटम इन 8 सेकेंड्स। चेंज इन मोमेंट एफटी ग्राफ के नीचे का एरिया क्या देता है? चेंज इन मोमेंटम एफटी ग्राफ के नीचे का एरिया क्या देता है? याद आ गई बात? भूल चुके हैं बेटा? ये एरिया कितना आ जाएगा? हाफ ऑफ 2 इंटू 6 6, और ये कितना आ जाएगा? 2 इंटू 3 6। तो 6 और -6 तो कट गए, ये दोनों तो कट गए। और यहां पर कितना हो जाएगा? 4 से 8, ये 4 4 3 12 12 आया चेंज इन मोमेंटम, 12 आया चेंज इन। अब कह रहे हैं 4m मास फूट गया, बताइए एनर्जी कितनी जनरेट हुई ड्यू टू एक्सप्लोजन? पिछले पेपर में आया था 5m मास फूटा। दोनों ही क्वेश्चन नीट के हैं, दोनों ही क्वेश्चन नीट के। इनमें से ऐसा नहीं कि एक नीट का एक नहीं, दोनों नीट के। 5m मास भी फूटा एक बार 4m भी फूटा है। पिछले पेपर में अगर आपको याद हो 5m मास फूटा था, और शायद आंसर आया था 4/3mv²। याद आ रही बात? कितने लोग आज करने में कामयाब हुए ये वाला क्वेश्चन? आदित्य आप नहीं कर पाए आज? हाँ बेटा वही क्वेश्चन है। हाँ करे, सही भी किए। कौन सा ऑप्शन मार्क किए? चलिए 4m मास कह रहे हैं 3 पार्ट में फूटा। 2 pieces each of mass m move perpendicular to each other with speed v या u, जो भी लिखा है। चलो पता नहीं यार, ये कुछ भी लिखा है, चलो जो भी लिख लो यार। और तीसरा वाला जो मास है वो कुछ ऐसे जाएगा। सही बात है गलत बात है? तो एनर्जी रिलीज क्या हो गई? हाफ एम यू स्क्वायर, 2 बार हाफ एम यू स्क्वायर हाफ एम यू स्क्वायर। और इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? इन दोनों का मोमेंटम mu√2, तो इसका भी mu√2 है क्योंकि टोटल मोमेंटम पहले 0 था बाद में भी। और इसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे लिख सकते? p²/2m। p कितना हो गया? mu√2 का स्क्वायर 2m²u²/2m, और मास कितना है? 2m। तो 2m उड़ जाएगा, यहां से क्या जाएगा? हाफ एम यू स्क्वायर हाफ एम यू स्क्वायर हाफ एम यू स्क्वायर हाफ एम यू स्क्वायर 3/2 नेक्स्ट, अगर x है a cos ओमेगा t, अगर x है a cos ओमेगा t, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? -ω²x, -x टाइप का। x पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, x नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है। कह दो आगे यार। आर्किशा भट्ट आगे बेटा। नेक्स्ट, इसके बाद a black hole is an object whose gravitational field is so strong that even light cannot escape from it. To what approximate radius would Earth have to be compressed to be a black hole? बेटा खाली √2 GME/r होती है एस्केप वेलोसिटी, उसको 3 × 10⁸ के बराबर करना है, r निकालना है। √2 GME/r होती है एस्केप वेलोसिटी, कह रहे हैं वो लाइट की वेलोसिटी के बराबर हो जाए। √2 GME/r, ये 3 × 10⁸ करना है, और यहां से निकालना है r। कर लेंगे या सॉल्व करूं? करूं सॉल्व? क्या आंसर आया? 10⁻⁻², बिल्कुल सही जवाब। अच्छा कैलकुलेशन क्या बहुत मुश्किल थी भाई? कितनी दूर दूर की है यार। ये 10⁻−11, ये 10⁻24, 24 - 11 कितना हो गया? 23 23 10⁻20, क्या सही बोल रहा हूं? 10⁻24, और ये क्या? 6.67 × 10⁻−11, ये हो गया 10⁻13 10⁻13, और इसका स्क्वायर नीचे आएगा, स्क्वायरिंग करके इसको उधर ले जाऊंगा आर को, तो 10⁻13/10⁻16 10⁻−3 पहुंच रहा हूं। नंबर वंबर को तो मैं देख ही नहीं रहा हूं, और ऑप्शन कितनी दूर के हैं?
10⁻³ के सबसे क्लोज कौन है? 10⁻²। बहुत बेकार कैलकुलेशन के साथ था, अगर डर के कर रहे थे तो जरूर नहीं हुआ होगा आप लोगों से। 28 क्वेश्चन, मेरे हिसाब से न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का पहला क्वेश्चन तो है नहीं? ओ नहीं नहीं, पिछले पेपर में भी था, पिछले ही पेपर में भी था। अरे भैया ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप कोई भी 3 एफएसटीज निकालेंगे तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। आप कोई भी 3 एफएसटी उठा लीजिए, कोई भी नीट के 3 पेपर उठा लीजिए, एक न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का क्वेश्चन मिल जाता है। भैया आना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 70 से 60 हुआ टेम्परेचर कितनी देर में? 5 मिनट में। एवरेज रेट ऑफ कूलिंग T1 माइनस T2/T, ये हो गया एवरेज रेट ऑफ कूलिंग। याद आई बात? प्रोपोर्शनल टू एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस, T1 प्लस T2/2 माइनस TS। क्या ये बात याद आ गई है? थोड़ा सा जगह कम थी, थोड़ा छोटा। T1 माइनस T2/T, ये हो गया एवरेज रेट ऑफ कूलिंग, प्रोपोर्शनल टू एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस T1 प्लस T2/2 माइनस TS। और बेटा आपको मैंने पेपर से पहले भी जब मैंने न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ाया है तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए थे और 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, सिखा दिए गए थे। अब 70 से 60 हुआ 5 मिनट में। 70 माइनस 60/5 इज इक्वल टू के, एवरेज टेम्परेचर 65 माइनस TS। उसके बाद 60 से 54 हुआ, फिर 5 मिनट में 60 माइनस 54, इसको डायरेक्टली 10 लिख देता हूं। अब 6 से डिक्रीज हुआ, फिर 5 मिनट में एवरेज टेम्परेचर क्या है? 60 से 54 हुआ तो एवरेज टेम्परेचर क्या है? 57। कितना हो जाएगा? 57 माइनस TS। बस इन दोनों को बेटा डिवाइड करना है, और जैसे ही डिवाइड कर रहे हैं तो क्या दिख रहा है? 5 5 कट गया, 10/6, 5/3 इज इक्वल टू 65 माइनस TS, 57 माइनस TS। कितने लोगों ने TS निकाल लिया? करूं सॉल्व या हो जाएगा? अब आगे खाली मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, TS निकालेंगे, और TS की वैल्यू जो निकाल के दी है मेरे को वो दे रखी है 45, तो 45 बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, वर्क डन निकालना है। बेटा देखो, अगर प्रोसेस होता है साइक्लिक और क्लॉकवाइज, कैसा होता है? साइक्लिक और, पीवी डायग्राम देखो तो पीडीवी पीडीवी पीडीवी, एक्सपेंशन में ज्यादा वर्क हो रहा है और जब कंप्रेशन है तो कम हो रहा है, तो नेट में वर्क क्या जाएगा? ये वाला, ये पॉजिटिव वर्क है। और अगर ऐसा हो तो पॉजिटिव वाला कम हो गया और नेगेटिव वाला ज्यादा हो गया, तो नेट में क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो डिपेंड करता है साइकिल कैसी है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। कह दो आ गया समझ में यार? लेकिन यहां तो एंटी भी है और क्लॉकवाइज भी है, और दोनों का एरिया बराबर ही है, तो नेट में क्या बन जाएगा? 0। क्या बन जाएगा? क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है। K2 K1 से बड़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्यूम में ज्यादा होती है, डाइलेक्ट्रिक में E/K होती है, कम होती है। डाइलेक्ट्रिक में कम होती है बबुआ, डाइलेक्ट्रिक में कम होती है बबुआ, कम होती है बबुआ, डाइलेक्ट्रिक में फील्ड कम होती है बबुआ। क्यों कम होती है बेटा? क्यों कम होती है? क्योंकि चार्ज इंड्यूस हो जाता है, क्योंकि चार्ज इंड्यूस हो जाता है। ये प्लस वाला है यार। मार्कर कोई दूसरा दे दो भाई भर के यार प्लीज, एक तो मैंने अभी खाली कर दिया था। ये प्लस के सामने कुछ माइनस इंड्यूस हो जाएगा, ये माइनस के सामने कुछ प्लस आ जाएगा, इसकी फील्ड इधर को आ रही है, प्लस के कारण इधर को आएगी अपोजिट डायरेक्शन में, तो बेटा ये इंड्यूस चार्ज के कारण फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में आती है और फील्ड कम हो जाती है। अभी रहना, इंड्यूस चार्ज के कारण फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में आती है और फील्ड कम हो जाती है। जितना इंड्यूस चार्ज ज्यादा होगा उतनी फील्ड कम हो जाएगी, ठीक है। और यहां पर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगी, अगर डाइलेक्ट्रिक वाला मीडियम है, बहुत सिंपल बात है, ये K1 वाला है, ये K2 वाला है, यहां पर फील्ड ये आएगी, यहां पर ये, जहां पे वैक्यूम हर जगह भी यहां पे, और यहां पे कुछ कम हो जाएगी
और यहां पे ज्यादा कम हो जाएगी E बाय K2। तो ऐसा ग्राफ किसमें दे रखा है? सी ऑप्शन में। और यही अगर पोटेंशियल का ग्राफ होता, जो भी मैं आपसे पूछ चुका हूं एफएसटीज में, यहां पर जैसे भैया E इंटू डी से पोटेंशियल डिक्रीज करता है, E इंटू डी से पोटेंशियल का ग्राफ बनाना है। पोटेंशियल क्या है? वन चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करती जाएगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी घटती जाएगी। अरे विभल ओमिया ही है, ये महान हस्तियां हैं। आइए देखिए, तो कहने का मतलब ये है इलेक्ट्रिक फील्ड यहां ज्यादा है तो यहां वर्क ज्यादा होगा, तो बेटा यहां वर्क ज्यादा होगा तो यहां तेजी से घट रहा होगा पोटेंशियल एनर्जी, और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई, यहां पर उतनी तेजी से नहीं घट रही होगी, यहां वापस वही हो गई, फिर उतनी तेजी से घट रही होगी, और यहां पर फिर अब यहां पर तो फील्ड सबसे कम हो गई, यहां पर घटने का रेट सबसे कम हो जाएगा, घटेगी लेकिन सबसे कम रेट से, और फिर उसी रेट से घटने लग जाएगी जब वैक्यूम आ गया। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के ग्राफ बनाने आपको आने चाहिए। इसके बाद आ रहा है क्वेश्चन नंबर 31। कंडक्टर के अंदर फील्ड क्या होती है? जीरो। और अगर सॉलिड कंडक्टर है आर रेडियस के अंदर, पोटेंशियल हर जगह सेम होता है, और वही होता है जो सरफेस पे होता है, सरफेस पे और बाहर पॉइंट चार्ज की तरह होता है। क्या ये बात याद आ गई? के क्यू बाय कैपिटल आर, के क्यू बाय कैपिटल। सेंटर पे फील्ड क्या आएगी? जीरो। और पोटेंशियल क्या आएगा? अगर ये आर है, जो हॉलो स्फीयर के कारण उसके सरफेस पे होता है वही उसके कारण उसके अंदर होता है, और वैल्यू होती है के क्यू बाय आर। और बाहर क्या होता है? के क्यू बाय स्मॉल आर। और फील्ड क्या आती है? के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, और पोटेंशियल के क्यू बाय कैपिटल आर। यार ये वाला अगले क्वेश्चन में मिसप्रिंट थी, तो ये तो आपको बोनस दिया जाता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे चलो खाता खुल गया। कुछ लोग को साहस, राहत की सांस आई है यहां पे। आइए देखिए जी। हेलो माय फ्रेंड शादाब। अरे बैंडविड्थ क्या होती है भैया? आर बाय एल। अरे बैंडविड्थ क्या होती है भैया? आर बाय एल। बैंडविड्थ क्या होती है भैया? आर बाय एल। बोलो आर बाय एल। चलिए आइए देखिए, ये 5, ये आर, और यहां पे बैलेंसिंग लेंथ आ रही है L1 पे। बहुत ही शानदार भैया, बहुत ही शानदार। L1 तो ये 100 माइनस L1। अब कह रहे हैं R को R से शॉर्ट, R को R से शंट कर दिया, दैट इज अब हो गया 5 R बाय 2। और कह रहे हैं अब बैलेंसिंग लेंथ आ रही है 1.6 L1 पे। कहां पे आ रही है? 1.6 L1 पे। पहले L1 पे आ रही है 1.6, और ये क्या हो जाएगा? 100 माइनस 1.6 L1। थोड़ी जगह कम बची, याली लेंथ हो गई 100 माइनस 1.6 L1। क्या ये बात समझ में आ गई? दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। खाली L1 एक अननोन है, निकाल लेंगे। 5 बाय R इज इक्वल्स टू L1 अपॉन 100 माइनस L1। 5 अपॉन R बाय 2 इज इक्वल्स टू 1.6 L1 अपॉन 100 माइनस 1.6 L1। अब बेटा करना क्या है? इन दोनों को गुस्से में आके डिवाइड करिए, R कट जाएगा, L1 आ जाएगा। L1 की वैल्यू पुट करिए, R निकाल लीजिए। क्या है? कर लोगे? हाँ कैलकुलेशन तो है। करूं क्या? ना यार मैं कॉन्सेप्ट बताने में ज्यादा बिजी होऊंगा यार, है ना। कह रहे पोटेंशियोमीटर सर्किट हैज बीन सेटअप, और ये क्वेश्चन भी दूसरी बार आ रहा है आपके सामने, सेम क्वेश्चन। कितने लोग इस बार करने में कामयाब हुए 33 क्वेश्चन को? ऐसा तो नहीं आंसर याद था?
ऐसा कोई था जिसको आंसर याद था? वो शुरुआत में दिया था मैंने यार, बहुत टाइम हो गया था। अच्छा कितने लोगों ने पहचान लिए थे, वही क्वेश्चन है? अच्छा, सब लोग नहीं पहचान पाए। बेटा पेपर में तो पहचान लोगे ना यार, वही पेपर क्वेश्चन आ रहे हैं यार मेन पेपर में। भाई पता लगे बाहर आ गए सर, कहां वही आए, फालतू बात कर रहे थे आप तो यार। चलिए, कुछ लोगों को खाली ना बस पिछले पेपर के क्वेश्चन याद रहते हैं कि यार उसमें आया था यार, पीछे वाला सारा सफा चट। चलिए ये देखिए, अरे बेटा मेरी बात तो सुनो बेटा, मेरे सबसे प्यारे गधे, फेवरेट। हाँ त्रिलोक बेटा, मैं आपको याद दिला रहा हूं इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालते थे। बेटा देखो, एक बार की बात है, ये एक पोटेंशियोमीटर सर्किट है, ये प्राइमरी सर्किट है पोटेंशियोमीटर का। प्लीज मेरी बात सुनेंगे। पोटेंशियोमीटर क्यों बेटर है वोल्टमीटर से? वोल्टमीटर करंट ड्रॉ करता है, ईएमएफ नापना हो तो वोल्टमीटर हमेशा ई माइनस आई आर मेजर करेगा, ईएमएफ से कम बताएगा। और वोल्ट और पोटेंशियोमीटर करंट ड्रॉ नहीं करता है, ई की वैल्यू बताता है। तो पोटेंशियोमीटर ज्यादा बेटर है, पोटेंशियोमीटर ज्यादा बेटर है। एक बात, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या होता है? potential drop per unit length is constant, that is potential gradient is constant throughout the wire, potential gradient is constant throughout the potentiometer wire। हर वन लेंथ में वही ड्रॉप आता है। ऐसा क्यों होता है हर वन लेंथ में वही ड्रॉप? अंकित तोमर, हर वन लेंथ में वही ड्रॉप आता है। क्यों? क्योंकि हर वन लेंथ का रेजिस्टेंस वही, हर वन लेंथ में करंट वही, आई आर, हर वन लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप भी वही का वही आता है। तो कोई पूछेगा बेटा पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज थ्रू आउट द पोटेंशियोमीटर वायर। एक बात। दूसरी बात, अगर कोई मेरे से पूछता है कि एक पोटेंशियल ग्रेडियंट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द पोटेंशियोमीटर वायर, पहली बात। और दूसरी बात क्या कह रहा था, बोलिए हम। क्यों बेटा अच्छा पोटेंशियोमीटर बेटर क्यों है? क्योंकि पोटेंशियोमीटर करंट ड्रॉ नहीं करता। अच्छा, वोल्टमीटर ने नापा, ईएमएफ 10 आया, तो कोई पूछा पोटेंशियोमीटर क्या नापेगा? 10 से कम, 10 से ज्यादा, 10 से कम, 10 से ज्यादा, 10 से। वोल्टमीटर नापा, ईएमएफ 10 आया, तो वोल्टमीटर ई माइनस आई आर नापता है, पोटेंशियोमीटर ई नापता है। तो पोटेंशियोमीटर की रीडिंग ज्यादा है कि ईएमएफ नापेगा या वोल्टमीटर की? पोटेंशियोमीटर की। पोटेंशियोमीटर बड़ा सा होता है ना, तो बड़ा नापेगा। कॉन्सेप्ट वैसे ऐसे भाई दिमाग बिठाओ भाई। आइए देखिए, देखो फालतू की बातों पे इतना मजा आ रहा है ना भाई। देखो मेरी बात सुन लो ध्यान से, ये ईएमएफ है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, और इसको हमने कैपिटल आर लगाया, और ये अभी ओपन है। अभी बैलेंसिंग लेंथ आई L1, कितनी आई? अभी तो ड्रॉप आ रहा है ई, कितना ड्रॉप आ रहा है? क्योंकि करंट तो है नहीं, तो ई का ड्रॉप आया, और मान लो बैलेंसिंग लेंथ आई L1, तो ई इक्वल टू के L1। जो इसमें ड्रॉप आएगा वन लेंथ में, मान लो के का ड्रॉप आ रहा है, तो L1 में क्या ड्रॉप आएगा? के L1, तो ई इक्वल टू के L1। अगला, जब हमने इसको क्या किया, कनेक्ट कर दिया, अब क्या होगा? इसमें करंट आ गया, अब इसमें पोटेंशियल ड्रॉप क्या आएगा? या इसमें पोटेंशियल ड्रॉप या इसमें, तो ई अपॉन आर प्लस आर, ये हो गया करंट, इनटू कैपिटल आर, आई आर, ये हो गया पोटेंशियल ड्रॉप, आई आर हो गया पोटेंशियल ड्रॉप। अब मान लो बैलेंसिंग लेंथ आई L2 पे, के L2, डिवाइड कर दीजिए, तो यहां से बन जाएगा आर प्लस कैपिटल आर बाय कैपिटल आर इज इक्वल टू L1 बाय L2। तो इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाता है आर इंटू L1 बाय L2 माइनस 1। अब L1 दिया है, L2 दिया है, R दिया है, बेटा पुट कर लीजिए, आंसर निकाल लीजिए, L1 बाय L2 माइनस 1, L1 बाय L2 माइनस 1, L1 बाय L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल आर, L1 बाय L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल आर, L1 बाय L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल आर। अगले वाले में क्वेश्चन में फिर से एक मिसप्रिंट था, कहना चाहिए था सबका मैग्नेटिक मोमेंट बराबर है, ईच मैग्नेट हैज सेम मैग्नेटिक डाइपोल। और पूछ रहे बताओ किसमें मैग्नेटिक मोमेंट हाईएस्ट होगा? अरे भाई जब ऐसे ऐसे हैं तो ये आएगा 90, नॉर्थ साउथ है तो कट जाएंगे भाई, साउथ से नॉर्थ होता है, साउथ से कट गए। जितना एंगल कम होता है यार, ये तो मालूम है ना, जितना एंगल कम होता है उतना रिजल्टेंट ज्यादा होता है, 30 डिग्री पर रिजल्टेंट सबसे ज्यादा आएगा, कह दो आ गया। अगला, अगला, अरे समझ में आया? आखिरी क्वेश्चन सेक्शन ए का ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने।
हाँ भाई मेरे प्यारे गधों, शांति रखें। हाँ रोशनी, क्या नहीं आया? क्या नहीं आया? हाँ क्या कह रही, क्या नहीं आया बेटा एसटीपी तुम्हें? पानी पी लो। कह रहे हैं इन एन एमीटर, बेटा गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? छोटा सा रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाना पड़ता है। अरे इसको ईएसटीपी बोलो, मुंह ना मने, रैपट लगाएंगे। एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर कैसे बनाया जाता है? छोटा सा रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाया जाता है। और वोल्टमीटर कैसे लगाया जाता है? बड़ा सा रेजिस्टेंस सीरीज में लगाया जाता है। बड़ा सा रेजिस्टेंस। और बेटा एमीटर कैसे बनाते हैं? छोटा सा रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाया जाता है। और वोल्टमीटर के लिए बड़ा सा रेजिस्टेंस सीरीज में। तो बेटा आइए बेटा मेरी बात सुने बहुत ध्यान से। कह रहे हैं एमीटर है, ये रहा गैल्वेनोमीटर, बहुत ही शानदार। और ये रहा शंट। अब बेटा कह रहे हैं 0.2% करंट पासेस थ्रू दी गैल्वेनोमीटर, मतलब इसमें 0.2 जा रहा होगा तो इसमें 99.8, तो इसमें 998 जाएगा, तो इसमें 2 जाएगा। अब I1 R1 I2 R2 बराबर होते हैं। I1 R1 I2 R2, तो बेटा मैं ये कह सकता हूं कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इन्होंने दिया है शायद क्वेश्चन में G, कितना दिया है? तो ये हो गया 2G, और ये 2 का कितने टाइम्स हो गया? 449, 499 हो गया। तो 499 आ गया, तो यहां पे क्या जाए? G अपॉन 499। इसका रेजिस्टेंस क्या है? G अपॉन 499। अबे कोई तो हाँ ना बोल दो यार। अबे 2 इंटू जी, I1 R1 2 इंटू जी, I2 998, और इसका रेजिस्टेंस R मान लो, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी? G अपॉन 2 4 8, 1 आया 2 9 18, 2 9 18, तो R क्या आ गया? G बाय 499। तो G बाय 499 और G पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट क्या देगा? G बाय 500। G और G बाय n का, R और R बाय n का, R बाय n प्लस 1, R बाय, तो G बाय 500। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज G, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, एमीटर का रेजिस्टेंस बताना था, G बाय 500, G बाय 500। नेक्स्ट बढ़ू आगे, नहीं आया? शंट का रेजिस्टेंस नहीं पूछा है, एमीटर का पूछा है। तो अरे गधी, G बाय 499 और G का इक्विवेलेंट क्या आएगा? नेक्स्ट, टू आइडेंटिकल लॉन्ग कंडक्टिंग वायर्स AOB एंड COD आर प्लेस्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर। भाई देखो मेरी बात सुन लो बहुत ध्यान से, अगर अपनी गलती लिखोगे नहीं तो मैं सच कह रहा हूं काम बनेगा नहीं। और अगर आपने अपनी गलती लिख ली तो आप पेपर के बाद मतलब 100 बार थैंक यू बोलेंगे। अपनी गलतियां लिखनी पड़ेंगी, नहीं तो काम बनेगा नहीं, भले वो जितनी मर्जी सिली लगे। आप रजिस्टर हो जाती बेटा दिमाग में, और उसको अगर आपने एक बार रिवाइज कर ली तो समझ लीजिए कि आपका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। आपकी ऐसी ऐसी मिस्टेक्स आपको इतना कुछ सिखा देंगी, जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा आप क्या गलती कर सकते हैं। मैं आपको बस इतना कह रहा हूं कि आपके और मेरे में फर्क ये होगा कि अगर मैं पेपर दूंगा ना, मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं गलत करूंगा ना, मेरे को तो भी मालूम चल जाएगा मैं गलत कर रहा हूं। अपने आप को पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, ये मैं आपको सीरियसली कह रहा हूं। अगर आप अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे, अपनी गलतियां नोटिस नहीं कर पाएंगे, तो काम बनेगा नहीं, भले आप जितनी मर्जी पढ़ाई कर लो। Two identical long conducting wires AOB and COD are placed at right angle to each other with one above the other। कह रहे एक में I1 करंट है और एक में I2 करंट है, ठीक है भैया। अब कह रहे हैं पॉइंट I is lying at a distance D from O along a direction perpendicular to the plane containing the wires। The magnetic field at point B, यहां पे P पे मैग्नेटिक फील्ड, इसके कारण क्या है कि म्यू नॉट आई वन बाई टू पाई डी, और आई टू के कारण है कि म्यू नॉट आई टू बाई टू पाई डी, और परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। तो पहली बात तो अंडर रूट ऑफ समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर की फॉर्म में आएगा, एक ही ऑप्शन है यार। एक के कारण आ रही म्यू नॉट आई वन बाई टू पाई डी, और एक के कारण म्यू नॉट आई टू बाई टू पाई डी। कह रहे दोनों के इंटरसेक्शन से प्लेन के परपेंडिकुलर डी डिस्टेंस पे जाना है। अगला क्वेश्चन मेरी क्लास का इलस्ट्रेशन होता है ये, तो कि अगर ये v वेलोसिटी से चल रही है तो ईएमएफ कितना आएगा? बेटा v क्रॉस b इधर को आ रहा है, ये वाला हायर पोटेंशियल पे हो जाएगा, ये लोअर पोटेंशियल पे,
और BLV में L कौन सा लेते हैं? इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन करने वाला लेंथ वेक्टर B2RV। R इज एट हायर पोटेंशियल। इसके बाद बेटा कह रहे हैं ट्रांसफॉर्मर का क्वेश्चन है। ट्रांसफॉर्मर में बेटा मैंने आपको दो ही बातें बताई हैं बेटा। ट्रांसफॉर्मर में बातें क्या आती? V1 बाय V2 आता है, N1 बाय N2। वोल्टेज पर टर्न दोनों तरफ बराबर होती है। प्लीज सुन लीजिए, वोल्टेज पर टर्न दोनों तरफ बराबर होती है। अगर कोई कहेगा स्टेटमेंट 1 वोल्टेज पर टर्न दोनों तरफ बराबर है, रीजन क्या है? फ्लक्स पर टर्न दोनों तरफ बराबर है। क्योंकि जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें कुछ कॉइल्स पहले प्राइमरी की आती है, फिर सेकेंडरी की, फिर प्राइमरी की, फिर सेकेंडरी की, एक दूसरे पे सैंडविच्ड होती है। क्या होती है? एक दूसरे पे। तो कोई कहेगा स्टेटमेंट 1 वोल्टेज पर टर्न दोनों तरफ बराबर होती है, करेक्ट। स्टेटमेंट 2 फ्लक्स पर टर्न बराबर होता है दोनों में। तो स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 बोथ आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट रीजन। क्या ये बात समझ में आ गई है? अगर कोई कहेगा कि भाई फ्लक्स लॉस हो रहा है, प्राइमरी से फ्लक्स लिंक ज्यादा, सेकेंडरी से कम है, तो क्या V1 बाय N1 V2 बाय N2 बराबर हो सकते? तो आंसर होगा नो। तो V2 बाय N2 कम आएगा V1 बाय N1 से। अगर कोई कहेगा हमने कॉइल्स ऐसे लगाई हैं कि सेकेंडरी में फ्लक्स कम है, तो सेकेंडरी में जो वोल्टेज आएगी पर टर्न वो कम आएगी, तो V2 बाय N2 V1 बाय N1 से कम आएगा। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? अगर कोई कहेगा देयर इज नो फ्लक्स लॉस, जो कि वो कहेगा ही नहीं, फ्लक्स लॉस नहीं है, नहीं कहा है, इसका मतलब वोल्टेज पर टर्न बराबर है। और जब तक ये फ्लक्स लॉस मेंशन नहीं करेगा वो एग्जाम में, तब तक हम मानेंगे नहीं कि फ्लक्स लॉस हो रहा है। फ्लक्स लॉस अगर वो कहेगा हो रहा है, तो वोल्टेज पर टर्न किस तरफ ज्यादा होगी? प्राइमरी। क्या तो आ गया समझ में यार? अब बेटा देखो, अब अगर ट्रांसफॉर्मर है आइडियल ट्रांसफॉर्मर का मतलब इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। तो यहां से क्या जाएगा? I2 बाय I1 के बराबर। लेकिन ये वाली टर्म तभी ट्रू है जब आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, व्हेन देयर आर नो लॉसेस, व्हेन देयर आर। अच्छा, अब अगर ट्रांसफॉर्मर में लॉसेस होते तो कौन कौन से लॉसेस होते? फ्लक्स लॉस। फ्लक्स लॉस को मिनिमाइज करने के लिए क्या करते हैं? कॉइल्स को एक दूसरे के ऊपर चढ़ा देते हैं। कॉपर लॉस, कॉपर की वाइंडिंग बना देते हैं। कॉपर लॉस का मतलब I2R वाला लॉस, I2R वाला लॉस। चल रही लाइट? I2R वाला लॉस, उसको कम करने के लिए क्या करते हैं? कॉपर की वाइंडिंग लगाते हैं एक बात, और जिसमें करंट ज्यादा हो उस तरफ मोटी वायर कर देते, थोड़ी सी। दोनों तरफ मोटी कर देंगे तो भी फायदा रहेगा, लेकिन कॉस्ट बढ़ जाती है। तो अगर कोई कहेगा एक तरफ मोटी करनी है, तो कौन सी वाली साइड? जिस तरफ करंट ज्यादा होगा। ताकि अगर आपको बचत करनी है, तो बचत बेटा, पैसे की बचत कैसे होगी? जब अगर आपको एक तरफ करनी है, तो जहां पर ज्यादा लॉस हो रहा है उसको कम कर दो, जहां पे ज्यादा लॉस हो रहा है उसको कम कर दो। तो ये हो गया। मैंने कौन कौन सा लॉस बता दिया? एक फ्लक्स लॉस, दूसरा कॉपर लॉस, तीसरा आयरन लॉस। आयरन लॉस में क्या आता है? दो लॉस आ जाते हैं, एडी करंट और हिस्टेरेसिस। एडी करंट क्यों बनता है? क्योंकि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से सर्कुलर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, गोल गोल करंट आ जाता है। उसको कम करने के लिए क्या करते हैं? उसको काट के लेमिनेट कर देते, काट के लेमिनेट कर देते हैं। नीलम मेहता ही क्या? नहीं, तो काट के लेमिनेट कर देते, ताकि वो पाथ ना मिले। और हिस्टेरेसिस होता है कभी इधर को मैग्नेटाइज किया, कभी इधर को, कभी इधर को, कभी इधर को। तो जो आराम से, जो सॉफ्टली और सॉफ्ट आयरन यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? सॉफ्ट आयरन यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए अब यहां पर बेटा मेरे को क्या गिवन है ट्रांसफॉर्मर के? अच्छा, ट्रांसफॉर्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्शन। क्या होता है? चेंजिंग फ्लक्स के कारण ईएमएफ आ रहा है। कोई कहेगा डायरेक्ट करंट लगा दिए, डीसी लगा दिए प्राइमरी में, सेकेंडरी में क्या आउटपुट आएगा? जीरो। कोई कह देगा हमने 10 वोल्ट लगाया, नंबर ऑफ टर्न डबल है, डबल मत कर देना। देख लो, डीसी लगाया, आउटपुट क्या आएगा? जीरो। आउटपुट क्या आएगा? क्या दो आ गया यार। और अगर यहां पर अच्छा, अगर कोई कहेगा एफिशिएंसी की बात करेगा, तो एफिशिएंसी क्या होती है बेटा? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100, V2 I2 बाय V1 I1
इंटू 100। बेटा कह दो, आ गया। मैंने ट्रांसफॉर्मर के बारे में जितनी बातें हो सकती हैं सारी आपको बता दी हैं। बातें और होती हैं, जो वोल्टेज आती है आउटपुट, वो बेटा अपोजिट फेज में आती है, लेकिन वो काम की बातें नहीं होती। लॉस जो होते हैं बेटा, एक होता है फ्लक्स लॉस, जिसको मिनिमाइज करने के लिए कॉइल्स को एक दूसरे के ऊपर चढ़ा देते, दूर दूर नहीं रखते, एक दूसरे के ऊपर चढ़ा देते हैं। एक फ्लक्स लॉस हो गया। दूसरा कॉपर लॉस। कॉपर लॉस होता है हीट वाला लॉस, जो वाइंडिंग में करंट आता है I²R, उसको कम करने के लिए करते क्या है, रेजिस्टिविटी कम ले लो। रेजिस्टिविटी कम वाला मटेरियल कौन सा होता है, कॉपर। कौन सा होता है, कॉपर। तो बेटा कॉपर का ले लेते। और अगर कोई कहेगा किस तरफ को मोटी वायर लगाएं, जिस तरफ करंट ज्यादा होगा, जिस तरफ करंट ज्यादा होगा उस तरफ मोटी वायर लगाओ। वोल्टेज कम तो करंट ज्यादा। V1 I1 V2 I2 लगभग बराबर ही होते हैं। अगर 90% भी है तो बेटा जिस तरफ वोल्टेज ज्यादा होगी उस तरफ करंट कम। तो जिस तरफ वोल्टेज कम है उस तरफ को करंट ज्यादा, उस तरफ को क्या करेंगे, मोटी वायर लगा देंगे। एक बात। और दूसरी बात है बेटा अब आयरन लॉस। आयरन लॉस में दो आते हैं, एक एडी करंट लॉस, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो गोल गोल लूप बनाती, जो गोल गोल लूप। और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो आती है वो क्या आती है, अंदर वाले रीजन में आती है R/2 dB/dt, और बाहर क्या आती है R²/2R dB/dt। अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होती है मैग्नेटिक फील्ड, बाहर क्या होती है R²/2R dB/dt। अगर सिलेंड्रिकल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड होती है टाइम वेरिंग, तो अंदर जो फील्ड आती है भैया वो प्रोपोर्शनल टू R आती है, बाहर आती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो अंदर जो फील्ड इंड्यूस होती है इलेक्ट्रिक फील्ड वो आती है R/2 dB/dt। R/2 dB/dt, बाहर क्या आती है R²/2R dB/dt। हाँ मैं ये कह रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर और अंदर। अच्छा इसके बाद कॉपर लॉस मैंने बता दिया। आयरन लॉस में बेटा दो लॉस होगा, एक एडी करंट, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से गोल गोल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, एडीज बन जाते, करंट ऐसा रेड हॉट हो जाती है। उसको खत्म करने के लिए क्या करते हैं, कोर को काट देते हैं, काटने के बाद लेमिनेट कर देते हैं, इंसुलेट कर देते हैं, ताकि एक दूसरे में इलेक्ट्रॉन का फ्लो ना हो पाए, एक दूसरे में इलेक्ट्रॉन का फ्लो। कह दो आ गया यार, पक्का आ गया समझ में। इसके बाद एक होता है हिस्टेरेसिस लॉस आयरन लॉस में। दूसरा वाला लॉस क्या था, हिस्टेरेसिस। कभी इधर को मैग्नेटाइज कर रहे हैं, कभी इधर को कर रहे हैं, कभी एटम्स को इधर को मूव करके खड़ा होना है, कभी इधर को एटॉमिक मैग्नेट्स, कभी इधर। तो उसमें क्या होता है, कुछ लोग तो होते हैं मुंह बड़ा आराम से घुमा लेते हैं, लॉस नहीं आता है। कुछ होते हैं जिनके लिए ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लगानी पड़ती है, वो ऑसिलेट कर करके रुकते हैं, हीट ज्यादा डिसिपेट होती है, जिनके लिए कोर्सिविटी और रिटेंटिविटी ज्यादा होती है। तो बेटा वहां पर ऐसे मटेरियल यूज किए जाते हैं जिसके लिए चिड़िया कैसी बनती है, पतली चिड़िया बनती है, सॉफ्ट आयरन यूज किया जाता है हिस्टेरेसिस लॉस कम करने के लिए। चलिए ये हो गई बेटा ट्रांसफार्मर की सारी बातें। अब इसके बाद हाँ भाई, अब बेटा यहां पे परसेंटेज एफिशिएंसी की मैंने कह रहा है, ट्रांसफॉर्मर हैविंग एफिशिएंसी 90% इज वर्किंग ऑन 200 वोल्ट 3 किलोवाट। 3 किलोवाट हमने सप्लाई करी है ट्रांसफॉर्मर को, कह रहे हैं इज वर्किंग ऑन 200 वोल्ट, इनपुट दिया 200 वोल्ट और 3 किलोवाट। तो 200 इंटू आई इज इक्वल्स टू 3000, आई आ गया 15। तो प्राइमरी वाइंडिंग में करंट कितना है, 15 एम्पियर। प्राइमरी वाइंडिंग में करंट कितना है, 15 एम्पियर। सेकेंडरी वाइंडिंग जो है उसमें करंट दे रखा है 6 एम्पियर। कितना दे रखा है, 6 एम्पियर। सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट कितना है, 6 एम्पियर। ठीक है भाई, सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट है 6 एम्पियर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट है 6 एम्पियर और सेकेंडरी वाइंडिंग मतलब यहां पर पावर सप्लाई हम कितनी होगी, अब आउटपुट पावर कितनी आएगी, 90% एफिशिएंसी है, 1000 में से 900 तो 3000 में से 2700, तो आउटपुट पावर होगी 2700 इज इक्वल्स टू V इंटू आई, और आई कितना 6 3 2
3 9 जा, तो V कितना आ गया 450। तो आउटपुट वोल्टेज हो गई 450 वोल्ट और इनपुट करंट हो गया 15 एम्पियर। यार बहुत ही बेकार क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं लाइट विद एन एनर्जी फ्लक्स ऑफ दिस फॉल्स ऑन अ परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट नॉर्मल इंसिडेंस। आपको सरफेस एरिया दे रखा है, एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन दी सरफेस 2IA बाय सी। 2IA बाय सी। IA हो गया बेटा पहले जो एनर्जी आ रही थी 1 सेकेंड में 1 एरिया पे जो एनर्जी आती है आई, तो एरिया पे क्या आएगी IA बाय सी। तो बेटा मोमेंटम क्या हो गया E बाय सी। अच्छा मोमेंटम E बाय सी किसके लिए वैलिड है, फोटोन के लिए या इलेक्ट्रॉन के लिए, दोनों के लिए? खाली फोटोन के लिए। खाली E बाय सी से जो हम मोमेंटम लिखते हैं किसके लिए लिखते हैं, खाली फोटोन के लिए। कोई कहेगा E बाय सी मोमेंटम लिख सकते हैं किसका, इलेक्ट्रॉन का, फोटोन का, दोनों का। तो खाली और खाली फोटोन का। इसके बाद ये IA बाय सी था, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, टकराने के बाद यही एनर्जी वापस आ गई IA बाय सी। एक सेकंड मोमेंटम में क्या चाहिए, दिस माइनस माइनस दिस 2IA बाय सी। तो फोर्स क्या आ जाएगा 2IA बाय सी। अभी तक वीडियो नहीं देखी क्या, आंसर मार्क नहीं किया? 2IA बाय सी क्या आंसर है बताइए? 2 इंटू 25 50, 50 इंटू 15 75 बाय सी, 15 बाय 3 70 25, 25 वाला आंसर बिल्कुल सही बात। कोई पावर देखने की जरूरत नहीं, 2IA बाय सी करी। सब में देखिए नंबर ही अलग अलग है, नंबर सब में अलग है, पावर देखने की जरूरत ही नहीं थी, कोई यूनिट कन्वर्जन की जरूरत नहीं थी। 2IA बाय सी, 2 इंटू आई करो 50, 5 इंटू 15 एरिया से मल्टीप्लाई किया 75 बाय सी 3, 75 बाय 3 25, 25 वाला आंसर खत्म। नेक्स्ट डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क फ्रिंज ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज 2 लैम्डा डी बाय ए। 2 लैम्डा डी बाय, सारे के सारी फ्रिंजेस जो होती है लैम्डा डी बाय ए होती हैं, लेकिन सेंट्रल मैक्सिमम मोटा होता है डिफ्रेक्शन में 2 लैम्डा डी बाय ए। बड़ी बार बता दिया बेटा मैंने आपको। बेटा 10 पेपर के बाद मैं आपको ये श्योरिटी से कह सकता हूं कि 10 पेपर के बाद मतलब मैं आपको ये मान सकता हूं फिजिक्स में 160 प्लस के लिए तैयार हो चुके, खाली 10 पेपर के बाद। लेकिन अब बस वो ये है कि आप लोग कितना आप उसको रिटेन करेंगे वो आप पे डिपेंडेंट है। मतलब 160 प्लस तो हो ही चुके 10 पेपर के बाद। इनके लगातार पेपर चलने वाले हैं, स्पीड बैच के आपका ऑल्टरनेट डेज में पेपर ले रहे हैं, क्योंकि बेटा तैयारी बराबर लेवल पे नहीं है दोनों बैच की, केवल इसलिए। आइए, पर अगर आप बराबर लेवल पे पेपर देने लग जाएंगे तो आप लोग रिवाइज बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, तो उससे नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। तो इसलिए अलग अलग बैच के लिए तैयारी अलग अलग ही चाहिए। आइए देखिए यहां पर क्या आएगा बेटा, ये तो पहला मैक्सिमा कब आता है, लेमडा डी बाय, फिर माइनस लेमडा डी बाय नीचे वाला, ऐसी ऊपर और जगह थी नहीं, ये -2 लेमडा डी बाय -3 लेमडा डी बाय। तो दो मिनिमास के बीच की दूरी सेंट्रल मैक्सिमा से ऊपर वाला और नीचे वाला कितना होती है बेटे, 2 लेमडा डी बाय ए। 2 लेमडा, तो 2 लेमडा, लेमडा हो गया, क्यों सॉल्व कर रहा हूं, 2 लेमडा डी बाय कर लेना कैलकुलेट। नेक्स्ट, अच्छा अगर कोई कहेगा nth मिनिमा की पोजीशन क्या आती थी डिफ्रैक्शन में, a sin थीटा इक्वल टू n लेमडा, a sin थीटा इक्वल टू n लेमडा। ये हो गई nth मिनिमा के लिए निकालने के लिए पोजीशन, और ज्यादातर थीटा छोटा होगा तो थीटा क्या आ जाएगा n लेमडा बाय a, और इसको थीटा को लिख देते y बाय कैपिटल D, तो बेटा y क्या आता है n लेमडा d बाय, ये nth मिनिमा आ गया, और nth मैक्सिमा का आता है n प्लस हाफ लेमडा d बाय a, n प्लस हाफ लेमडा d बाय a। चलिए नेक्स्ट, कह रहे हैं भाई जहां पे लेमडा पाथ डिफरेंस है भैया वहां पर आ रही है k इंटेंसिटी, जहां लेमडा बाय 4 है। बेटा मैक्सिमा पे इंटेंसिटी क्या आती है 4i, अगर एक की आई दूसरे की आई तो मैक्सिमा पे क्या आएगी 4i, ये है k। पाथ डिफरेंस लेमडा का मतलब मैक्सिमा। अब जहां पे लेमडा बाय 4 आ रही है वहां पे क्या आएगी i1
प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos phi। cos phi फेज डिफरेंस क्या होता है 2 पाई बाय लेमडा, पाथ डिफरेंस अगर लेमडा बाय 4 है तो ये बन जाएगा पाई बाय 2। cos पाई बाय 2 क्या हो जाएगा 0, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी अब 2i वहां पे, तो 4i का हाफ तो k बाय 2। तो जहां पे लेमडा बाय 4 है पाथ डिफरेंस, वहां पे इंटेंसिटी क्या आ जाएगी k बाय 2। क्या आ जाएगी k बाय 2। रिजॉल्विंग पावर अभी ऊपर वाले में याद नहीं करा रखी है मैंने। अरे भाग गया भाई। मैग्नीफाइंग पावर, सॉरी, मैग्नीफाइंग पावर बेटा क्या होती है, बेटा याद कर लो। मैग्नीफाइंग पावर जो होती है, मैग्नीफाइंग पावर जो बेटा टेलीस्कोप की होती है बेटा, होती है फो फी, फो फी, फो फी, फो फी। ये किसकी है, टेलीस्कोप की। और मैग्नीफाइंग पावर जो माइक्रोस्कोप की होती है, माइक्रोस्कोप की, टेलीस्कोप की, वो कहते एल डी बाय फोफी भैया, एल डी बाय फोफी, एल डी बाय फोफी भैया। और उसकी क्या होती है फो फी, फो फी। ये किसकी, टेलीस्कोप की। ऑब्जेक्टिव लेंस आईपीस टेलीस्कोप का, जो ऑब्जेक्ट की साइड वाला लेंस होता है, ऑब्जेक्टिव जो आंख के पास वाला होता है आईपीस। और माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट के पास वाला, उसको भी ऑब्जेक्टिव ही कहेंगे। और जो अंदर वाले दोनों फोकस होंगे, इसका अंदर वाला फोकस, अंदर वाला फोकस, उसको बोलते हैं ट्यूब लेंथ, जो ये रही एल। और बेटा जो मैग्नीफाइंग पावर आती है वो क्या आती है एल डी बाय फोफी, एल डी बाय फोफी भैया, एल डी बाय फोफी, एल डी बाय फोफी भैया, एल डी बाय फोफी। और इसमें कहते हैं फो फी, फो फी। ठीक है, यहां ये लेंथ ऑफ ट्यूब है। चलिए इसके बाद बेटा माइक्रोस्कोप विल, कह रहे हैं फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंसेज इंक्रीज, फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस की बढ़ा दी, तो मैग्नीफाइंग पावर टेलीस्कोप की बढ़ जाएगी लेकिन माइक्रोस्कोप की घट जाएगी। ओ, माइक्रोस्कोप की घट जाएगी और टेलीस्कोप की बढ़ जाएगी। ऑप्शन दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। मैं कह सकता हूं टचिंग टचिंग क्वेश्चन तीसरी बार आ रहे हैं। सेम क्वेश्चन अलग अलग लैंग्वेज में हल्का हल्का बदल बदल के तीसरी बार आ रहा है ये वाला क्वेश्चन आपके सामने। कह रहे हैं एक प्रिज्म है जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म ए है। प्लीज मेरी बात सुन लें यार, आप लोग बहुत ना बुलवाए ना यार, वो गला वैसे ही बन जाता है क्योंकि लगातार बोल बोल के क्वेश्चन कराने होते हैं। हाँ भाई, अब कह रहे हैं लाइट रेज फॉलिंग ऑन, कह रहे एक फेस सिल्वर कर दी और कह रहे लाइट रेज रिट्रेस करी। रिट्रेस करने का मतलब क्या होता है, नॉर्मल इंसिडेंस। रिट्रेस करने का मतलब क्या होता है, नॉर्मल इंसिडेंस होगा तो ही रिट्रेस करेगी। अब ये एंगल 2a है, ये a है, ये 90 है, 90 माइनस है ये a, तो 1 इंटू साइन 2a बराबर म्यू इंटू साइन है। ये क्या हो जाएगा 2 साइन है कॉस है, साइन है कट जाएगा, म्यू क्या आ जाएगा 2 कॉस है। छी। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी जो हो गई है वो 16 टाइम्स हो गई है। कह रहे हैं एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी 16 टाइम्स हो गई तो परसेंटेज चेंज इन डी ब्रोगली वेवलेंथ। काइनेटिक एनर्जी 16 टाइम्स का मतलब क्या, स्पीड क्या हो गई 4 टाइम्स। काइनेटिक एनर्जी 16 टाइम्स मतलब स्पीड क्या हो गई 4 टाइम्स, स्पीड 4 टाइम्स। लेमडा क्या होता है, h बाय एमवी। लेमडा क्या होता है, h बाय एमवी। स्पीड 4 टाइम्स मतलब लेमडा क्या हो गया 1/4। डी ब्रोगली वेवलेंथ 1/4 हो गई, 25% बची, तो चेंज कितना है 75%। नहीं आया? कोई कह रहा है कि अगर, सुन लो ध्यान से, स्पीड जो है बेटा अगर काइनेटिक एनर्जी 16 टाइम्स हो गई तो स्पीड 4 टाइम्स हो गई। स्पीड 4 टाइम्स तो लेमडा h बाय एमवी, तो लेमडा बाय 4 हो जाएगी डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ 1/4 हो गई। डी ब्रोगली वेवलेंथ 1/4 का मतलब 25% रह गई, 75% का चेंज आ गया। कह दो आ गया। अच्छा मान लो यही क्वेश्चन में मेरे से कहते हैं कि भैया ये एक इलेक्ट्रॉन है जो कि न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है और उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई 16 टाइम्स हो गई। बताओ एंगुलर मोमेंटम में कितना चेंज आया। मान लो इनिशियल दिया होता तो ये समझ पाते ना कि अगर काइनेटिक एनर्जी 16 टाइम्स हो गई
तो वेलोसिटी 4 टाइम्स हो गई, और वेलोसिटी में क्या था 2.18 इंटू 10 की पावर 6 जेड बाय एन मीटर पर सेकेंड, तो एन 1/4 हो गया। एन क्या हो गया 1/4। मान लो कोई कहता है 8वें लेवल पे, कितने लेवल पे 8वें लेवल पे, तो कहां पे आ गया होगा दूसरे लेवल पे। नहीं आया समझ में बेटा, वेलोसिटी होती है 2.18 इंटू 10 की पावर 6 जेड बाय एन मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी 4 टाइम्स करनी है तो एन को 1/4 करना पड़ेगा, एन को 1/4 करना पड़ेगा। कह दो आ गया। और इसको कैसे पूछ सकते हैं, कह देंगे अगर मान लो टेढ़ा बनाना है, जैसे भैया पिछली बार भी जो 1-2 क्वेश्चन टेढ़े है, अगर टेढ़ा क्वेश्चन बनाने को देंगे, कह देंगे n = 6 पे इलेक्ट्रॉन है, क्या काइनेटिक एनर्जी 16 टाइम्स हो सकती है ट्रांजिशन के बाद, तो आंसर होगा नो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 16 टाइम्स का मतलब क्या, एन क्या हो गया बेटा 1/4, 6 का 1/4 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, 6 का 1/4 तो कह दो आ गया समझ में यार। और अगर कोई कहेगा अब बताओ कि 8 से अगर 2 पे आ गया, 8 से अगर 2 पे आ गया, अब चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है nh/2π, पहले क्या था 8h/2π, यहां पे क्या हो गया 2h/2π, तो चेंज क्या आ गया 6h/2π। क्या दो आ गया समझ में यार, कोई बड़ी बात। और h की वैल्यू क्या होती है 6.6 इंटू 10 की पावर -34, 6.626 इंटू 10 की पावर -34। अगला क्वेश्चन ये कह रहे हैं लिथियम है, प्रोटॉन जाके बॉम्बार्ड किया और बन गए 2He4 2, और कह रहे हैं एनर्जी क्यू रिलीज हुई, तो पूछ रहे हैं क्यू कितना है, समय कितना हो गया, क्या, हाँ हाँ, तो अच्छा कल का आप लोगों को तो पेपर ही है, आइए देखिए 3Li7 प्लस 1H1 इज इक्वल्स टू 2He4 प्लस 2He4, कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है बतानी बेटा, जितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन इस तरफ है उतने ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन इस तरफ है, तो जब अगर इसको फोड़ के प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनाएंगे तो एनर्जी लगानी पड़ेगी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट लगानी पड़ेगी, ये लागत आएगी, ये क्या आएगी लागत। और जब ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन कंबाइन करेंगे और यहां पर क्या होगा एनर्जी रिलीज होगी, तो वो एनर्जी क्या होगी रिलीज हो, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट रिलीज होती है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट लगानी पड़ती है, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट रिलीज होगी। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन शायद मेरे को दे रखी है क्वेश्चन में, 2He4 की क्या दे रखी है बेटा बता दो प्लीज, 7.06 पर न्यूक्लियन, तो 7.06 इंटू 8 इंटू 4 इंटू 2, ये रिलीज हो रही है एनर्जी, और लागत कितनी है, लगानी कितनी पड़ी एनर्जी 7 इंटू, ये तो प्रोटॉन को प्रोटॉन बनाने में क्या एनर्जी लगानी भाई, इसकी दे रखी 5.6 इंटू 7, 7 6 42 2 4 7 5 35 4 39 39.2 लागत आई, और मिल कितनी गई 8 6 48 8 4 8 7 56, इतनी एनर्जी निकली और इतनी लगानी पड़ी, तो नेट में निकली कितनी, अरे लगभग ये कितना हो गया 17 हो गया ना यार, 17 हो गया लगभग, अरे हो जाएगा ना यार, दिस माइनस दिस कर लो, इतनी निकली इतनी लगी, तो नेट में निकली कितनी दिस माइनस दिस, क्या तो आ गया भाई। अगला कह रहे हैं एक रेडियो आइसोटोप है X जिसकी हाफ लाइफ दे रखी 1.4 इंटू 10 की पावर 9, कह रहे हैं वो डिके कर रहा है Y में विच इज स्टेबल, अ सैंपल ऑफ रॉक फ्रॉम अ केव वाज फाउंड टू कंटेन X एंड Y इन द रेशियो ऑफ 1:7। ये मेरे को थोड़ा सा क्वेश्चन गलत लगा, लेकिन पेपर में ऐसे ही आया था। अब ये ऐसा क्यों आया, क्योंकि बड़े पुराने जमाने से ये क्वेश्चन आते चले जा रहे हैं, तो बच्चों को ये मान लेते कि इतना अब बुद्धि होनी चाहिए। बेटा X से Y बन रहा है, और ये मानना था इनिशियली खाली X था, इनिशियली खाली X था, और बाद में किस रेशियो मिला 1:7 के रेशियो में। देखना चाहिए ये क्या रखा है, क्या क्या रखा है बेटा, फाइनली रेशियो क्या 1:7, तो इनिशियली क्या रहा होगा ये 8 और ये 0, क्या दो आ गया 8 का हाफ 4, 4 का हाफ 2, 2 का हाफ 1, 3 हाफ लाइफ्स का काम है। कह रहे बताओ कितनी पुरानी रॉक है ये, है ना। एक बार ऐसे ही जे एडवांस में क्वेश्चन आया था, वहां पे कह रहे थे कि एक पत्थर है जिसपे शंकर भगवान ने बैठ के तपस्या करी, और उस टाइम पे खाली और खाली ये था,
और अब बता रहे हैं कि भाई उसमें एक्टिविटी उसमें ये और ये इस रेशियो में है, तो बताना था एज ऑफ रॉक। उसी टाइप का क्वेश्चन है, बड़े पुराने जमाने का क्वेश्चन है ये, बहुत पुराना, 80 का क्वेश्चन, मैं भी पैदा नहीं हुआ था। तो बेटा कहने का मतलब है कि एक्स और वाई का रेशियो क्या है, अभी 1:7 है, तो पहले क्या रहा होगा, पहले ये 8 रहा होगा और ये 0 रहा होगा। अब 8 का हाफ 4, 4 का हाफ 2, 2 का हाफ 1, तो बेटा 8 से 1 होने में टाइम कितना लगेगा, 3 हाफ लाइफ। 3 हाफ लाइफ क्या हो जाएगी, 1.4 का 3 टाइम्स। बेटा अगर बात सुन लेंगे तो बढ़िया रहेगा, 4.2 इंटू 10⁹9। ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं। एक्सेलरेशन बेटा जिसको ये ना मालूम हो वो नीट की तैयारी नहीं कर रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में आता है जी साइन थीटा बाय एन प्लस वन, जी साइन थीटा बाय एन प्लस वन, जी साइन थीटा बाय। हो गया खत्म बस यार, 3 क्वेश्चन बाकी। आइए देखिए, बेटा रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन विदाउट स्लिपिंग, स्लिपिंग के बगैर आ रहा है बेटा एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा। बेटा प्लीज बातचीत ना करें, 2-3 क्वेश्चन बाकी है, 3 मिनट बस मैं आपके साथ हूं। बेटा फ्रिक्शन इधर ऊपर को लगेगा, नॉर्मल इधर, इसके अबाउट टॉर्क ले लेंगे, नॉर्मल फ्रिक्शन एमजी कॉस थीटा सब यहीं से पास कर रहा है, इसके अबाउट टॉर्क क्या जाएगा, एमजी साइन थीटा इंटू आर। क्या जाएगा बेटा, एमजी साइन थीटा इंटू आर बराबर इसके अबाउट मोमेंट ऑफ एनर्जी एन एम आर स्क्वायर, इसके अबाउट एन प्लस वन एम आर स्क्वायर एल्फा। एम आर को काटेंगे, आर एल्फा को ए बनाएंगे, और ए क्या आ जाएगा, जी साइन थीटा बाय एन प्लस वन। और बेटा जब अगर कोई कह रहा है कि भैया रोल कर ही नहीं रहा है, स्लिप कर रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन नहीं है, तो एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम है, तो एक्सेलरेशन आता है जी साइन थीटा। तो स्लिपिंग विदाउट रोलिंग में जी साइन थीटा, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में जी साइन थीटा बाय एन प्लस वन। हो जाएगा, खाली रेशियो एन प्लस वन आना है, सॉलिड स्फीयर है, तो रोलिंग डाउन एंड इंक्लाइंड विदाउट स्लिपिंग और स्लिपिंग डाउन विदाउट रोलिंग, तो दूसरे वाले केस में फ्रिक्शन नहीं, दूसरे वाले केस में एक्सेलरेशन क्या आएगा, ज्यादा आएगा। दूसरे वाले केस में क्या आएगा, आंसर ज्यादा आएगा, तो आंसर 1 से कम आना चाहिए, और 5/7 खत्म। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद कह रहे हैं मोनोटॉमिक गैस है, प्रेशर P है, कह रहे आइसोथर्मली वॉल्यूम डबल हो गई और फिर एडियाबेटिकली 16 टाइम्स हो गई, 16 भी हो गई, सॉरी 8 टाइम्स हो गई। तो कह रहे हैं बताइए फाइनल प्रेशर क्या होगा। बेटा आइसोथर्मल में पीवी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, एडियाबेटिक में पीवी की पावर गामा कांस्टेंट होता है। आइसोथर्मल में पीवी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, एडियाबेटिक में पीवी की पावर गामा कांस्टेंट होता है। बेटा पीवी डायग्राम ऐसा बनेगा, कुछ कुछ ऐसा, और जब ये हो गया एडियाबेटिक तो स्लोप क्या हो जाती है, अचानक से स्टीप हो जाता है ना। तो बेटा मैं बस आपको ये कह सकता हूं, बेटा पहले तो प्रेशर था P, जब वॉल्यूम डबल होगी तो प्रेशर हाफ हो जाएगा, तो प्रेशर हाफ हो जाएगा P/2, और ये आ गया 2V। अब 8 टाइम्स और कर रहे हैं, अब 8 टाइम्स वॉल्यूम और कर रहे हैं, तो अब बताना है प्रेशर क्या हो जाएगा। मैं एक्चुअली ये कहना चाह रहा हूं कि सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, P/2 से छोटा तो एक ही है भाई, कम प्रेशर एक ही में दिखा रहा है भाई, ये तो बहुत ही गधेड़ा क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही ठुल्लू क्वेश्चन है भाई। एक्सपेंशन हो रहा है, एडियाबेटिक हो बोले आइसोथर्मल हो, बेटा प्रेशर तो कम हो रहा है और एक ही में, और नीट का क्वेश्चन है, वो बता दे रहे कि भैया मैं तो ऐसे दूंगा, पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, देख के तुम डर जाओगे। अब बेटा देखो वैसे अगर करना होता तो कैसे करते, पीवी की पावर गामा कांस्टेंट, पीवी की पावर, अब गामा क्या होता है बेटा, F+2/F, क्या होता है F+2/F, और बेटा F क्या होता है बेटा, जरा जल्दी बताएं बेटा, मोनोएटॉमिक के लिए क्या होता है 3, तो ये हो गया 5/3। अब सोचो सोचो वॉल्यूम को कर रहे हो 8 टाइम्स,
वॉल्यूम को क्या कर रहे हो 8 टाइम्स, तो यहां पर 8 की पावर 5/3 ऊपर आ रहे हैं 8। अरे भाई पीवी की पावर गामा कांस्टेंट है ना, सुन लो ना मेरी बात। अरे यार तुम यार पढ़ने के मूड में नहीं लग रही यार। 8 की पावर 5/3 ऊपर आ रहा है ना, यहां पर वॉल्यूम क्या कर रहे हैं 16 भी कर रहे हैं ना, तो इसको 8 टाइम्स कर दिया वॉल्यूम को, तो यहां पर 8 की पावर 5/3 है, तो प्रेशर में 8 की पावर 5/3 नीचे आएगा, ये 2 क्यूब हो जाएगा, 2 की पावर 5 32, और जो भी था उसका 1/32 टाइम्स और आ गया, दैट इज 64। कह दो आ गया। कैलकुलेशन भी बहुत आसान है, आप देखिए अगर आप कैलकुलेट करने भी लग जाए तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पहले प्रेशर हाफ हुआ, पीवी की पावर गामा कांस्टेंट, मैं बस आपसे यह कहना चाह रहा हूं गामा है 5/3, ऊपर 8 आ गया, वॉल्यूम 8 टाइम्स कर दी, तो नीचे यहां पर 8 की पावर 5/3 आ जाएगा प्रेशर में, और ये क्या हो गया 2 क्यूब, 3 कट जाएगा, 2 की पावर 5 32, 1/32 टाइम्स और हो जाएगा प्रेशर, हाफ तो हो ही चुका था उसका, 1/32 और हो गया, दैट इज 1/64 टाइम्स हो गया है। अगला क्वेश्चन, लल्लू गधे। N1, N2, N3 are fundamental frequencies of three segments into which a string is divided. Then fundamental frequency N of the wire is given by. अरे भाई मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर इसकी लेंथ L1 है, ये लेंथ को डिवाइड कर दिया L2 L3, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/2 L1, इसकी V/2 L2, इसकी V/2 L3, और पूरी वायर की अगर कोई ब्रिज ना हो तो V/2 L। L क्या होगा L1 प्लस L2 प्लस L3, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, V से डिवाइड कर दिया, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूरी वायर की, ये 1/N1 प्लस 1/N2 प्लस 1/N3। कौन सा ऑप्शन हो गया भाई, अंडर रूट कहां से दिख गया, ऐसा कैसे गलत पढ़ लिया तुमने। मैंने तुम्हारी गर्दन भी काट देनी। हाँ ये देखिए, कह रहे नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशंस ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड ऑफ लेंथ 85 सेंटीमीटर whose frequencies lies below 1250 हर्ट्ज। बेटा क्लोज्ड पाइप में क्या आती है, खाली ऑड हार्मोनिक, F 3F 5F 7F 9F एंड सो ऑन। अच्छा वो उस दिन ना रिकॉर्डिंग करी थी, वो आवाज नहीं आई थी, माइक थोड़ा गड़बड़ हो गया था, आज कर लिया दोबारा रिकॉर्ड, डाल दूंगा अभी, दोनों इकट्ठे आ जाएंगे, नहीं एक तो भी डाल दूंगा जैसी क्लास ओवर होगी। हाँ भाई, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या थी, वी क्या है 340, क्लोज पाइप, सी से चौका, सी से, चलिए 340/4L, L कितना है 0.85, कितना है, पॉइंट हटाओ, 0 0 लगाओ, 85 2 जा 170, 170 का डबल है 4 टाइम्स, 4 को काटो 100 हर्ट्ज, अगला आएगा 300, उससे अगला आएगा 500, फिर 700, फिर 900, फिर 1100, और अगला आ जाएगा 1300, जो कि क्या हो जाएगा बड़ा, 1 2 3 4 5 6। कितने नेचुरल ऑसिलेशंस पॉसिबल होंगे बिलो 1250 हर्ट्ज, 6। कितने, थैंक यू। स्पीड बैच और दूसरा बैच भी रुके 1 मिनट,